नमस्कार दोस्तों, एआर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल के प्री के जीके क्वेश्चन जो कि 9 सितंबर शिफ्ट 1 के होंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कि जो कि प्री में आए थे 9 सितंबर की शिफ्ट 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी? बेसिसिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है हमें। सीजियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड, इन्हीं चारों के बारे में दे रखा। आपने गौर किया होगा ये सब ग्रुप 1 के जिनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं वो है, ये है। पीरियड टेबल अगर हम देखें तो इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम यही सब एलिमेंट दे रखे हैं। इन्हीं की हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछ रखा है कि ये कौन सी हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक है, कौन सी कम बेसिक है। तो अगर हम देखें तो किसकी हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक है? सबसे पहले अगर हम देखें कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा बेसिक होता है तो वो डिपेंड करता है उसकी कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस। हमने ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी में भी और आर्हेनियस थ्योरी में पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एसिड वो होते हैं कि जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा वो एसिड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और बेस वो होते हैं जो कि OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे। जो जितना ज़्यादा जल्दी करेगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो इन सब्सटेंसेस में से जो जितना जल्दी OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ करेगा, वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा, सिंपल बात है। तो हम पढ़ते हैं कि ये कैसे डिपेंड करता है। देखिए, जो LiOH है, LiOH एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। ये टूटेगा Li पॉज़िटिव में और OH नेगेटिव आयन में, तभी ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली जो NaOH है, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो Na पॉज़िटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में टूटेगा। OH नेगेटिव आयन बनने के लिए इनको अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा। लिथियम को भी, सोडियम को भी, पोटेशियम को भी, सबको। तभी वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर पाएँगे। तो जो जितनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वो उतनी जल्दी OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। अब ये कैसे डिपेंड करता है डाउन द ग्रुप? अब देखिए, सबसे लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसका साइज़ छोटा है। सोडियम का साइज़ उससे बड़ा है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है। पोटेशियम का 19 है, उसका उससे भी बड़ा साइज़ है, तो साइज़ बढ़ता जा रहा है। जिस जैसे-जैसे साइज़ बढ़ता जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन पे जो पकड़ है, वो कम होती जा रही है डाउन द ग्रुप। और जितनी ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कम होती जाएगी, उतना ही ईज़ी वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी। इसको बोलते हैं आयोनाइज़ेशन एनर्जी। जैसे-जैसे साइज़ उस मेटल आयन का इंक्रीज़ होगा, उसकी जो आयोनाइज़ेशन एनर्जी है, वो डिक्रीज़ होगी। वो ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। और हमने अभी-अभी पढ़ा कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वो उतनी जल्दी OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप क्या होगा? साइज़ इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा, जो उसकी आयोनाइज़ेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने की क्षमता है, वो आयोनाइज़ेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी, ईज़ी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करना और OH नेगेटिव आयन ईज़ियर बनेगा और हमारा बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा डाउन द ग्रुप। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड का कम बेसिक कैरेक्टर होगा, उससे ज़्यादा फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उससे ज़्यादा पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, सीज़ियम का, फिर फ्रेंशियम का। तो इस तरह डाउन द ग्रुप हमारी बेसिसिटी क्या हुई? इंक्रीज़ हुई, इंक्रीज़ डाउन द ग्रुप। तो इसमें देख लीजिए सबसे अगर पहला ऑप्शन देखें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा NaOH की, फिर KOH की, फिर सीज़ियम हाइड्रो बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। सेकंड ऑप्शन में लिथियम हाइड्रोक्साइड फिर NaOH, ये सीज़ियम बीच में दे दिया इन्होंने, बिल्कुल गलत है। थर्ड में लिथियम हाइड्रोक्साइड की सबसे ज़्यादा बता दी तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि इसकी सबसे सबसे कम है। और फोर्थ भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें भी इसकी ज़्यादा बता दी लिथियम हाइड्रोक्साइड की। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डाउन द ग्रुप बेसिसिटी विल इंक्रीज इन केस ऑफ दिस ग्रुप ओनली एल्कली मेटल्स। सिमिलरली जो सेकंड ग्रुप है जिसकी वैलेंसी 2 होती है, जिसमें जो मेटल आयन होते हैं, इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये भी इनकी हाइड्रोक्साइड की भी बेसिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही होती है। जैसे जो मैग्नीशियम एम बनाता है MgOH ट्वाइस बनाता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और फिर 2 OH नेगेटिव आयन बनेंगे। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, तो इसकी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होगी। बाकी ये जो बीच में ट्रांजिशन मेटल्स है, इनकी जो बेसिसिटी है वो बहुत ही वेरी करती है वाइडली, तो इसको हम कह नहीं सकते कि इंक्रीज़ होगी, कभी इंक्रीज़ होती है, कभी डिक्रीज़ होती है। सिमिलरली जो नॉन मेटल्स हैं,
उनमें भी कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है। फिक्स पैटर्न सिर्फ़ एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, नॉन मेटल्स में भी जो इनकी आयनाइज़ेशन एनर्जी है वो वैरी करती रहती है। और कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ ही होगी बेसिसिटी या डिक्रीज़ होगी, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। इसी को हम देखते हैं कि बेसिसिटी इन ग्रुप 1 एल्कली मेटल ट्रेंड क्या होगा, इंक्रीज़ डाउन द ग्रुप, जो हमने अभी समझा। एज़ वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीज़ियम, द साइज़ ऑफ मेटल आयन इंक्रीज़ेज़, साइज़ इंक्रीज़ होगा, लीडिंग टू डिक्रीज़ इन आयनाइज़ेशन एनर्जी, आयनाइज़ेशन डिक्रीज़ होगी। दिस मेक इट ईज़ियर फॉर द एल्कली मेटल टू डोनेट देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा और इससे क्या होगा, OH नेगेटिव आयन जल्दी बनेगा और स्ट्रॉन्गर बेसिक बिहेवियर बनेगा हाइड्रोक्साइड में। देखिए यही था ट्रेंड, डाउन द ग्रुप इंक्रीज। सिमिलर ट्रेंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में है, सिमिलर टू दिस। और नॉन मेटल्स में क्या ट्रेंड है, कैन वेरी वाइडली, बहुत वाइडली वेरी कर सकती है। जैसे एग्जांपल उन्होंने दे रखा है कि 15 में जो बेसिसिटी है अमोनिया की, वो pH 3 से इंक्रीज है, लेकिन ट्रेंड कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर्स और अदर फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इनकी बेसिसिटी। तो इनमें बेसिसिटी वाइडली वेरी करती है। और ट्रांजिशन मेटल्स में जो बेसिसिटी है वो तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनकी जो बेसिसिटी है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, लिगैंड्स के प्रेजेंस से, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जो कि बिल्कुल भी स्टेबल है नहीं। तो उनके जो बेसिसिटी है उनमें कोई ट्रेंड है नहीं। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। सहजानंद सरस्वती फ्रॉम द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929। और उसका मोटिव क्या था? द मोटिव वाज टू मोबिलाइज पीस एंड ग्रीवेंस अगेंस्ट द जमींदारी अटैक ऑन देयर ऑक्यूपेंसी राइट एंड स्पार्किंग द फार्मर मूवमेंट इन इंडिया। फार्मर मूवमेंट को बढ़ाने के लिए और पीसेंट्स की जो डिमांड थी उनको आगे लाने के लिए ये बनी थी। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब ऑल इंडिया किसान सभा बनी थी 1936 में, तो स्वामी सजानंद उसके पहले प्रेसिडेंट बने थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो ऑल इंडिया किसान सभा थी उसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? स्वामी सहजानंद जी बने थे, और ये वही सहजानंद जी है जिन्होंने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा भी बनाई थी 1929 में। एन.जी. रंगा उसके सेक्रेटरी बनाए गए थे। अच्छा, इसी ऑल इंडिया किसान सभा ने एक ये वीकली न्यूज़पेपर भी निकालना शुरू किया था जिसका नाम था हुंकार, जिसमें वो किसानों की प्रॉब्लम्स के बारे में, उनकी डिमांड्स के बारे में रखते थे। 1940 में ये हुंकार शुरू किया था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हुंकार नाम का जो न्यूज़पेपर है, वो किसने स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट किया था ऑल इंडिया किसान सभा ने। और ये स्वामी सजानंद जी के ही फॉलोवर्स थे 2 लोग, पंडित यमुनाकार जी और राहुल संगतियायन। इन दोनों ने स्टार्ट किया था ये हुंकार नाम का न्यूज़पेपर ऑल इंडिया किसान सभा के द्वारा। और ये 1936 में जब ऑल इंडिया किसान सभा बनी थी, ये कांग्रेस का सेशन था। कौन सा सेशन था? लखनऊ सेशन था कांग्रेस का। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, जब ये ऑल इंडिया किसान सभा का गठन हुआ था। तो आई थिंक आपको इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी मिल चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When the analysis of population density is done by calculating it through net cultivated area, then the measure is termed as। तो कौन सी डेंसिटी होगी जब पॉपुलेशन डेंसिटी को हम नेट कल्टिवेटेड एरिया के तौर पे नापते हैं? सबसे पहले हम जानते पॉपुलर डेंसिटी होती क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया। ये बहुत ही सिंपल है, टोटल एरिया। जैसे कि मान लो 500 लोग रह रहे हैं 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, तो 500 डिवाइडेड बाय 10, 50 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये हमें दिखाता है कि कितना कंजेस्टेड लोग रह रहे हैं, फिर कितना खुले में लोग रह रहे हैं। 50 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो गया, ये डेंसिटी है। अब ये अलग अलग तरह की हो सकती है डेंसिटी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल डेंसिटी थी हमारी। अभी अलग अलग तरह की कौन कौन सी होती है देख पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे पहले डेंसिटी है अर्थमेटिक डेंसिटी। इट इज द सिंपल रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन एंड टोटल जोग्राफिक एरिया। पॉपुलेशन और टोटल जोग्राफिक एरिया के बीच में सिंपल रेशियो है। अर्थमेटिक डेंसिटी इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन रिजाइडिंग पर यूनिट एरिया ऑन अर्थ सरफेस। इट इज अ क्रूड इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के ऊपर क्या पॉपुलेशन प्रेशर, सबसे जो नॉर्मल पॉपुलेशन डेंसिटी है वो यही है, जो मैंने अभी एग्जांपल देके आपको बताया। और हमारा जो सेंसस हुआ था 2011 में, उसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी हमारी, वो थी हमारी 382
पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरे इंडिया की डेंसिटी थी। इंडिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 382 लोग रह रहे हैं। और अगर हम सबसे ज़्यादा और सबसे कम देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर हमारा सेंसस, लास्ट सेंसस जो हुआ था, वो थी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कितनी थी? 37,346 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। देख लीजिए कितनी ज़्यादा डेंसिटी थी। और पूरे इंडिया की जो एवरेज डेंसिटी 382 पीपल है, और यहाँ 37,346 पीपल है। और सबसे लोवेस्ट थी हमारी दिबांग वैली की। दिबांग वैली ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे थी ओनली 1 पर्सन, 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक डेंसिटी होगी। फिर इसके अलावा जो डेंसिटी है वो आपने शायद नहीं पढ़ी होंगी, वो पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल अरेबल लैंड। To this is to say how many people live per square kilometer of cultivable land. It shows the correct picture of human pressure on land. इसमें जो डेंसिटी होगी वो टोटल पॉपुलेशन जो हम पीछे डिवाइड कर रहे हैं वो टोटल अरेबल लैंड डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल लैंड, टोटल एरिया नहीं, टोटल अरेबल लैंड मतलब जिस लैंड पे हम कुछ ना कुछ सामान उगा रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, उससे डिवाइड करेंगे तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी आएगी। ये डेंसिटी हमें दिखाती है कि ह्यूमन प्रेशर कितना है लैंड पे, कल्टीवेशन कितने एरिया में हो रहा है और कितने लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमें वो दिखाती है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल डेंसिटी। एग्रीकल्चरल डेंसिटी जो है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का इम्प्रूव्ड वर्जन कह सकते हैं इसे। इसको इंट्रोड्यूस किया था GT ट्रेवार्था ने। इसमें क्या होगा ये डेंसिटी? इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन वर्किंग इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज टू टोटल कल्टिवेबल लैंड। जो नीचे तो टोटल कल्टिवेबल लैंड ही रहेगा, कल्टिवेबल लैंड, ऊपर आएगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ फार्मर्स। फार्मर कह लीजिए या फिर फार्मिंग एक्टिविटी से जो भी जुड़े हुए हैं लोग, उनकी पॉपुलेशन। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ कल्टिवेटेड एरिया। ये एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन वर्किंग इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, उसको डिवाइड करेंगे कल्टिवेबल लैंड से, तो एग्रीकल्चरल डेंसिटी है कि कितने फार्मर्स हैं और कल्टिवेबल लैंड कितना है जिसपे कि वो फार्मिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद है चौथी इकोनॉमिक डेंसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल इकोनॉमिक रिसोर्स बेस ऑफ ए रीजन ऑफ कंट्री। इकोनॉमिक डेंसिटी स्पेशली रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला है कि जो टोटल पॉपुलेशन है और उसके नीचे टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई मिनरल भी हो सकते हैं, कितना वाटर रिसोर्सेज हमारे पास है, या फिर एग्रीकल्चर रिसोर्स कितने हैं, इंडस्ट्रीज़ कितनी हैं। हमारी मान लो पॉपुलेशन 500 है और इंडस्ट्री हमारे पास 10 है, तो 50% पर इंडस्ट्री आ रहा है। तो ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया को मेज़र करने के लिए, इकोनॉमिक रिसोर्स को मेज़र करने के लिए हम इस डेंसिटी का यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी रिसोर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। इट शोज़ द रिसोर्सेज अबंडेंस और स्कार्सिटी इन अ सर्टेन रीजन। रिसोर्सेज का अबंडेंस है या स्कार्सिटी है, ये हमें दिखाती है ये इकोनॉमिक डेंसिटी। आई होप आपको चारों चारों डेंसिटी आपको समझ में आ गई। अर्थमेटिक डेंसिटी, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, फिर उसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है एग्रीकल्चरल डेंसिटी, इसमें पॉपुलेशन ऑफ फार्मर्स को लेते हैं डिवाइडेड बाय कल्टिवेबल लैंड, और फिर है इकोनॉमिक डेंसिटी। अब एक क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हेन द एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज डन बाय कैलकुलेटिंग इट थ्रू नेट कल्टिवेटेड एरिया। अब नेट कल्टिवेटेड एरिया किस में था? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में था और एग्रीकल्चर डेंसिटी में था। एग्रीकल्चर डेंसिटी में लेकिन फार्मर्स की पॉपुलेशन ऊपर थी, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में पूरी ही पॉपुलेशन ऊपर थी। तो इसमें इन्होंने बता ही नहीं रखा कि फार्मर की पॉपुलेशन लेनी है तो हमें हमें टोटल पॉपुलेशन लेनी होगी, तो इसका आंसर क्या होगा? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। इसके अलावा इसके बारे में पता चल गया। अब ये रह गए दो कि ग्रोस डेंसिटी और नेट डेंसिटी, ये दोनों क्या होती है? ग्रोस डेंसिटी और नेट डेंसिटी ये किसी सिटी के अंदर मेजर करने की दो टर्म्स हैं। मान लीजिए एक सिटी है, तो उस सिटी की ग्रोस डेंसिटी क्या होगी? उस सिटी की ग्रोस डेंसिटी होगी कि टोटल उस सिटी की पॉपुलेशन बाय में टोटल उस सिटी का एरिया। और उस सिटी की नेट डेंसिटी क्या होगी? ये किसी भी एरिया के अंदर होती है ग्रोस और नेट दोनों ही। उसकी नेट डेंसिटी होगी टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट एरिया। नेट एरिया में क्या होगा? जो अनडेवलप्ड एरिया है, जो कि जिसको जिस पे हम रह नहीं सकते, जो बिल्ड नहीं कर सकते इस पे हम, उस एरिया को हम हटा देंगे, तब हमारा नेट एरिया आएगा टोटल एरिया में से। फॉर एग्जांपल जैसे डूम्ड बिल्डिंग होगी, जो बिल्डिंग खाली पड़ी है, खराब है,
वो बिल्डिंग्स, ओपन स्पेसेस, खुले मैदान जहाँ पे कोई नहीं रह रहा, या फिर पार्क हो गए, रोड हो गए, उन एरिया को अगर आप हटा दोगे तो नेट एरिया आएगा जो जिस पे लोग रह रहे हैं। उस नेट एरिया को डिवाइड करेंगे तो नेट डेंसिटी आएगी। ग्रोथ डेंसिटी में टोटल एरिया यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो आपको चारों डेंसिटी समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल हैज़ अ सिमिलर प्रोविजन टू दैट ऑफ आर्टिकल 32 एंड डील्स विद रिट जुरिसडिक्शन? कौन सा आर्टिकल है जो आर्टिकल 32 से सिमिलर है और रिट से ही डील करता है? ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए रिट होती क्या है। तो रिट क्या होती है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं कि रिट होती क्या है। रिट्स आर रिटन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दैट कमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर इंडियन सिटीजन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट इशू करते हैं। रिट्स ऑर्डर रिटन ऑर्डर होते हैं, वो ऑर्डर इशू करते हैं कि आप कि इनके फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए। आर्टिकल 32 में जो रिट्स लिखी हैं वो सुप्रीम कोर्ट की रिट लिखी हुई है, और उसके काउंटर पार्ट आर्टिकल 226 में जो रिट लिखी हुई है वो हाई कोर्ट की रिट लिखी हुई है कि हाई कोर्ट कौन कौन सी रिट इशू करता है, और आर्टिकल 32 में रिट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्टिकल 226, जिसमें कि हाई कोर्ट की रिट्स हैं, और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिट्स हैं। आर्टिकल 32 हमारा एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट, लेकिन आर्टिकल 226 कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की सॉरी हाई कोर्ट की पावर को बताता है कि वो रिट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आर्टिकल 32 हमारा फंडामेंटल राइट है। इस राइट को बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके बारे में और जानने से पहले हम एक बार सारी रिट्स पढ़ लेते हैं कि रिट होती कैसी कैसी है। टाइप्स ऑफ रिट्स आर हबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टिवरी, क्वारंटो। ये 5 रिट होती है दोनों केसेस में, हाई कोर्ट के केसेस में भी और सुप्रीम कोर्ट के केसेस में भी। अब ये रिट्स होती क्या क्या हैं? सबसे पहले हबियस कॉर्पस। द लैटिन मीनिंग ऑफ वर्ड हबियस कॉर्पस इज टू हैव द बॉडी ऑफ, कि हमें बॉडी दिखाओ। दिस रिट इज यूज टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट ऑफ ए इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट जो है, जो उसको राइट दे रहा है कि राइट टू फ्रीडम, उसको आपको हानि पहुंचाई और उनको उसको अनलॉफुल डिटेंशन किया, उसको ज़बरदस्ती बंदी बना लिया, पुलिस भी बना सकती है या फिर कोई भी उसको ज़बरदस्ती उसको अगवा कर ले, तो उसके खिलाफ हबियस कॉर्पस जो रिट है ये इशू होती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर करता है कि हु हैज़ अरेस्टेड अनदर पर्सन टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ लेटर बिफोर द कोर्ट। वो उस पर्सन को ऑर्डर करता है जिसने अरेस्ट किया है कि आप उसकी बॉडी हमारे सामने लेके आइए, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ। इसके बारे में फैक्ट क्या-क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इश्यू द रिट अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटी। प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ भी और पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ये रिट इश्यू कर सकता है। आप किसी को भी इल्लीगली, अनलॉफुली बंदी नहीं बना सकते। और हबियस कॉर्पस कैन नॉट बी इश्यूड इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन द डिटेंशन इज लॉफुल। अगर पुलिस ने आपको पकड़ा है, किसी जुर्म के लिए पकड़ा है और उसने पुलिस का वो डिटेंशन दे रखा है, उसके खिलाफ आप हबियस कॉर्पस की रिट इशू नहीं करवा सकते, क्योंकि वो तो लॉफुल डिटेंशन है ना। जो हबियस कॉर्पस है वो अनलॉफुल डिटेंशन के लिए है। सेकंड है फॉर द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट। किसी कोर्ट की कार्रवाई में दखलंदाजी करने के लिए आपको पकड़ लिया गया है, कंटेम्प्ट किया आपने कोर्ट का और आपको डिटेंशन मिल गई है, उसके खिलाफ आप ये रिट इशू नहीं करवा सकते। थर्ड, डिटेंशन इज बाय कंप्लेंट कोर्ट। किसी कोर्ट ने आपको 10 साल की सज़ा प्रोवाइड करी है कि भाई सज़ा दी है कि 10 साल के लिए इनको सज़ा दो, उसके खिलाफ आप हबियस कॉर्पस इशू नहीं करते। एंड डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर अगर डिटेंशन हो, फॉर एग्जांपल जो आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं या फिर ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हैं, उन्होंने कोई सज़ा दिया आपको, तो वो उसकी जुरिसडिक्शन से बाहर है, वो आप सज़ा देंगे तो आपको डिटेंशन रहने होना पड़ेगा। तो इन 4 केसेस में ये जो ये हबियस कॉर्पस है, ये इश्यू नहीं हो सकती। हबियस कॉर्पस समझ गए होंगे आप लोग। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिट है मैंडामस। द लिटिल मीनिंग ऑफ द रिट इज वी कमांड। मैंडामस का मतलब है हम कमांड कर रहे हैं, वी आर द कमांडर, हम कमांड कर रहे हैं। दिस रिट इज यूज्ड फॉर द कोर्ट टू ऑर्डर द पब्लिक ऑफिशियल हु हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी or refuse to do the duty to resume your work. Beside public official, mandamus can be issued against any public body, corporation, inferior court, tribunal.
मैंडामस का मतलब ये है कि मान लो कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई आईएएस अफ़सर है या फिर कोई भी सरकारी पद पे अफ़सर जो बैठा है, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, जिसको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है वो। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि आप ये रिट इश्यू करिए, वो अपना काम नहीं कर रहा, उसको बोलिए अपना काम करे। तो सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है रिट की मैंडामस, वी कमांड, हम कमांड कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। कोर्ट ऑर्डर देता है वो पब्लिक ऑफिशियल को, अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, अपना काम पूरा कीजिए। ये ऑर्डर वो किसी पब्लिक बॉडी को, बहुत सारी पब्लिक बॉडी हमारे हमारे देश में, वो किसी कॉर्पोरेशन को, किसी भी इन्फीरियर कोर्ट को भी या फिर किसी ट्रिब्यूनल को भी दे सकता है, इन सब पे। पर इसका एक लिमिटेशन है कि ये मैंडामस रिट है, ये हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं यूज़ कर सकते। प्राइवेट उसकी मर्ज़ी है, वो क्या करना चाह रहा है, उसकी मर्ज़ी वो काम। आप किसी दुकानदार के खिलाफ रिट इश्यू नहीं करा सकते कि आप हमें सामान बेचो, उसकी मर्ज़ी, वो नहीं बेचना चाहता। हाँ, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट है कोई, उसको काम करना पड़ेगा, उसके खिलाफ आप ये रिट इश्यू करवा सकते हैं। तो अनलाइक हाबियस कॉर्पस, मैंडामस कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी प्राइवेट कंपनी के खिलाफ आप मैंडामस इश्यू नहीं करवा सकते। Mandamus cannot be issued in the following cases also: to enforce departmental instruction that does not protest statutory force। कोई डिपार्टमेंट में छोटी-मोटी इंस्ट्रक्शन दी गई है जो कि कोई स्टैट्यूटरी फोर्स, कोई लीगल उसके पास फोर्स नहीं है, उनको एनफोर्स करवाने के लिए आप ये रिट नहीं कर सकते किसी भी डिपार्टमेंट में। टू ऑर्डर समवन टू वर्क व्हेन द काइंड ऑफ वर्क इज डिस्क्रिशनरी, किसी की का जो काम है वो डिस्क्रिशनरी है, उसकी मर्जी है वो काम करे ना करे, और फिर भी आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि नहीं काम। अगर कोई उसका मैंडेटरी काम है, अगर अगर कहीं लिखा हुआ है कि उसकी पोस्ट पे जो काम है, जैसे कोई आईएएस अफ़सर है मान लो, उसको उसके रूल्स रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि ये जो काम है ये मैंडेटरी है इसका, उसके लिए आप कर सकते हो। लेकिन जो डिस्क्रिशनरी है, उसके लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते कि मैंडेमस इश्यू करिए। टू इन्फोर्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप आए हो, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, उसको इन्फोर्स करने के लिए भी नहीं। मैंडेमस इंडियन प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर के खिलाफ भी इश्यू नहीं हो सकता, वो जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इवन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या इनके खिलाफ आप इश्यू नहीं कर सकते मैंडेमस को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन इज टू फॉरबिड। प्रोहिबिट प्रोहिबिशन का मतलब है, सिंपल मीनिंग है कि आप मना कर रहे हो कि ये चीज़ से, कोई काम करने से, इस रिट्स के द्वारा मना करना। इनएक्टिविटी को सपोर्ट करता है ये। अ कोर्ट दैट इज हायर इन पोजीशन इश्यू है प्रोहिबिशन रिट अगेंस्ट अ कोर्ट दैट इज लोअर इन पोजीशन टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिसडिक्शन और असर्पिंग ए जुरिसडिक्शन दैट इट डज नॉट possess। इट डायरेक्ट इनएक्टिविटी, कोई हाई कोर्ट, किसी भी लोअर कोर्ट जो कि सेशन कोर्ट हो सकता है, सिविल कोर्ट हो सकता है या ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करता है कि आप ये काम मत कीजिए। ठीक है? कि ये सिर्फ़ कोर्ट के केसेस में नहीं है, ये दूसरे केसेस में भी कर सकता है। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को भी कोर्ट बोल सकता है कि आप फॉरबिड, आप ये काम मत, मना कर दिया कुछ काम के लिए, ये काम नहीं कर सकते आप। ये हो सकता है जो कोर्ट है वो अपने जुरिडिक्शन एक्सीड कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा केस है जो उसके जुरिडिक्शन में नहीं आता है लेकिन फिर भी वो उस पे फैसला सुना रहा हो। तो हाई कोर्ट उसको लोअर कोर्ट को बोल सकता है कि आप ये नहीं कर सकते, प्रोहिबिट कर सकता है। Facts about prohibition in India. The writs of prohibition can be only be issued against judicial and quasi-judicial authorities. Judicial और quasi-judicial authorities के खिलाफ ही कर सकते हैं। It can't be issued against administrative authorities, legislative bodies और private individual। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो प्रोहिबिशन की रिट है, ये जुडिशियल या क्वासी-जुडिशियल, कोर्ट या कोर्ट से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इनके खिलाफ ही आप रिट इश्यू कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ रिट इश्यू नहीं कर सकते प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रिट जो होगी, वो कोर्ट से कोर्ट के लिए ही होगी। नो अदर ऑप्शन, प्राइवेट, पब्लिक ऑफिशियल, नथिंग। नेक्स्ट है सर्टियोरी। द लिटल मीनिंग ऑफ द रिट ऑफ सर्टियोरी इज टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इस रिट का लिटरल मीनिंग ये है कि हमें बताइए, हमें नॉलेज दीजिए कि आप क्या कर रहे हो, भाई काम के बारे में बताइए। इस तरह से राइट टू आरटीआई की तरह है ये रिट, कि बताओ आप क्या कर रहे हो, जवाब मांगा जा रहा है आपसे इस रिट में। टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड। द रिट इज इशूड बाय द कोर्ट हायर इन अथॉरिटी टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ordering them to either to transfer a case pending with them or to itself or quash their order in the case। मतलब मान लो कोई सेशन कोर्ट है, उनके पास कोई केस है, वो उन पे ना कोई सजा सुना रहे हैं, उसको पेंडिंग रख रहे हैं, तो बंदा हाई कोर्ट में पहुँच सकता है कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे जल्दी से न्याय मिलना चाहिए, आप इस केस को अपने पास लो और मुझे करो और मुझे बताइए, क्या मुझे जस्टिस दिलाइए। तो हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा सर्टियोरी लोअर कोर्ट के खिलाफ कि इस केस को आप, जो पेंडिंग केस आपके पास, हमें ट्रांसफ़र कीजिए।
या फिर इस चीज़ का फैसला सुनाइए। इट इज़ इश्यूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एन एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन। कोई जो कोर्ट है ज़्यादा जुरिडिक्शन कर रहा है या लैक ऑफ जुरिडिक्शन और एरर्स ऑफ लॉ, इन केसेस में ये इश्यू होता है। इट नॉट ओनली प्रिवेंट बट ऑल्सो क्योर्स फॉर द मिस्टेक इन जुडिशरी। जुडिशरी में कोई मिस्टेक कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ये रिट बनाया गया है। इसके बारे में अगर फैक्ट देखें, द रिट ऑफ सर्टियोरी यूज टू बी इशूड ओनली प्री 1991 में क्या था कि ये सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ यूज़ करते थे हम। लेकिन पोस्ट 1991 में क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दे दिया कि सर्टियोरी का रिट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो जिससे कि फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के वो हैम्पर हो रहे हैं। लेकिन ये अभी भी ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं कर सकते हम, लेजिस्लेटिव बॉडी या फेडरल इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ भी हम रिट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी रिट सर्टियोरी और ये लास्ट रिट है हमारी को वारंटो। को वारंटो का लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस अथॉरिटी और या वारंट से आप काम कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस रिट को इशू करते हैं टू प्रिवेंट इलीगल असर्प्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। कोई भी पब्लिक ऑफिस है, कोई उसको कोई पर्सन हड़प ना जाए, असर्प्शन का मतलब हड़पना, उस पब्लिक ऑफिस को हड़प ना जाए, इलीगल उस पर कब्जा ना कर ले, उसके खिलाफ ये रिट इशू करी जाती है। थ्रू दिस रिट द कोर्ट इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस, कि किसी भी पर्सन का क्या लीगैलिटी क्या है आपकी, किस क्लेम की, आप इस पब्लिक ऑफिस में क्यों बैठे हो। इस रिट से कोर्ट ये इंक्वायर करती है। इसके बारे में फैक्ट क्या है, को वारंटो कैन बी इशूड ओनली व्हेन द सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट्स और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व्ड। इट कांट बी यूज्ड अगेंस्ट प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिस। प्राइवेट या मिनिस्ट्रियल ऑफिस के खिलाफ नहीं, कोई ऐसा हो पब्लिक ऑफिस जो परमानेंट कैरेक्टर का हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ने दिया गया उसको, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, या फिर हमारे ये हैं जजेस नहीं, सॉरी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इस तरह के जो ऑफिस हैं, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल है, इस तरह के जो ऑफिस हैं इनके खिलाफ ही आप ये को वारंटो की रिट इशू करवा सकते हो, सबके खिलाफ नहीं। तो आई होप आपको पांचों रिट अच्छे से समझ में आई होंगी और क्वेश्चन का आंसर हमें मिल ही चुका है कि आर्टिकल 32 के सेम रिट्स क्या कहाँ पे है, आर्टिकल 226 में जो कि हाई कोर्ट रिट्स हैं, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट्स है। अच्छा, एक बात और हम देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में रिट्स का डिफरेंस क्या है, देखते हैं। आर्टिकल 32 और यहाँ लिखते हैं आर्टिकल 226। एक डिफरेंस तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट की रिट्स हैं, पावर है, सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर्स के बारे में बता रखा है 32 में, और यहाँ पे हाई कोर्ट की रिट पावर्स के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे कि किसकी रिट पावर ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, तो आप क्या बताएंगे? अगर अगर गैस करना हो तो सब गैस करेंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर जो है वो कम है हाई कोर्ट से। क्यों? सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए ही करता है, फंडामेंटल राइट के केस में ही सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो किसी भी पर्पज़ के लिए रिट इशू कर सकता है, वो फंडामेंटल राइट के लिए भी कर सकता है, या हमारे जो लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसके लिए भी, या फिर किसी और काम के लिए भी रिट इशू कर सकता है। तो जो रिट्स पावर है वो किसकी ज़्यादा, हाई कोर्ट की ज़्यादा है। तीसरा डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर हम फंडामेंटल राइट के वोलेशन के लिए गए तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता रिट रिट प्रोड्यूस करने के लिए, उसको रिट इशू करनी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़। लेकिन हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसकी मर्जी है, उसको अगर सही लगेगा तो ये रिट इशू करेगा, मे रिफ्यूज़ टू इशू रिट्स। तो ये तीन डिफरेंस है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिडिक्शन में। और एक बात और, अगर आपके फंडामेंटल राइट वॉलेट हुए हैं तो उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आपको नॉर्मली केसेस में आपको पहले सेशन कोर्ट में अप्लाई करना है, लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाओगे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट वॉलेट हुए हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाइए और रिट इशू करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द टर्म मोनोसियस। मोनोसियस को कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा बढ़िया डिफाइन करती है? मोनोसिस क्या होते हैं? ये प्लांट के टाइप होते हैं। प्लांट्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं एक्चुअली, या तो वो मोनोसियस होंगे
या वो डायोसियस होंगे। अब मोनोसियस क्या होते हैं, डायोसियस क्या होते हैं, उससे समझने से पहले जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं वो देखते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर 2 पार्ट होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल। जो उनका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम बोलते हैं जाइनोसियम। फीमेल जो कि इस तरह का कुछ होता है, उसके अंदर ओवरी होती है, स्टाइल, स्टिग्मा इस तरह का होता है। और जो उनका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम उसके अंदर स्टैमेन होता है, फिलामेंट होता है, एंथर, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, छोटे-छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं। और ये प्रोड्यूस कैसे करते हैं, जब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आके इसकी ओवरी पे आके आते हैं तो इसके अंदर जाते हैं और रिप्रोडक्शन होता है और नया प्लांट बीज बनता है, उससे फ्रूट बनता है किसी फ्लावर पे। इस तरह से ये प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम देखते हैं मोनोसियस और डायसियस क्या होते हैं। मोनोसियस वो प्लांट्स होते हैं जिन पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जाइनोसियम, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंडोसियम, वो एक ही प्लांट पे होते हैं। हो सकता है वो अलग-अलग फ्लावर पे हो। एक फ्लावर पे मेल मेल वाला है और एक फ्लावर पे फीमेल वाला है। तो ऐसे प्लांट होते हैं मोनोसियस प्लांट। और डायोसियस कौन से प्लांट होते हैं, उन पे क्या होता है कि मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट बिल्कुल अलग होगा। इसमें एक ही पे होते हैं, इसमें अलग-अलग होके मैं आपको मतलब एक प्लांट पे जितने फ्लावर होंगे उन पे बस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और एक प्लांट पे जितने फ्लावर होंगे उसपे फीमेल होगा। अलग-अलग प्लांट होते हैं इनके इसके लिए। तो इस केसेज़ में जो रिप्रोडक्शन है वो स्लो होगा, सही से नहीं हो पाएगा क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स है यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए उनको डिपेंड करना पड़ेगा हवा पे या फिर इंसेक्ट पे। इस केस में जो रिप्रोडक्शन है वो जल्दी हो जाएगा क्योंकि एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर हैं। और कई बार क्या होता है कि मोनोसियस में एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट हो जाए। एक ही फ्लावर के अंदर ये भी जिम्नोसियम भी होगा और यहीं पे ये भी होगा, एंड्रोसियम भी होगा। ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर्स। परफेक्ट फ्लावर्स बोलते हैं। जिसमें रिप्रोडक्शन के चांसेस इतने ज़्यादा हाई होते हैं क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों हमारे पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। बाकी आपको समझ में आया कि एंडोसियम, जिनोसियम क्या होते हैं और मोनोसिस, डायोसिस क्या होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ए फ्लावर विद बोथ एंड्रोसियम एंड जिनोसियम, बिल्कुल सही यही आंसर है, वही मोनोसिस होते हैं। अ फ्लावर विद एंड्रोसियम ओनली नहीं, ए फ्लावर विद जिनोसियम ओनली नहीं, डायोसिस नहीं। तो जिस फ्लावर के ऊपर दोनों होते हैं, एंड्रोसियम भी और जिनोसियम भी, वो होते हैं मोनोसियस। और गौर करने की बात है, जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है प्लांट्स की, उसमें 95% मोनोसियस ही होते हैं। डायोसिस तो 5% ही होते हैं। मोस्टली प्लांट मोनोसियस ही होते हैं जिनको बाइसेक्सुअल प्लांट भी बोल सकते हैं हम, बाइसेक्सुअल, क्योंकि इनके अंदर दोनों सेक्स हैं, मेल भी और फीमेल भी, तो बहुत आसानी से रिप्रोडक्शन हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन अमंग द फॉलोइंग हैज हिज नेम इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021। टाइम्स मैगजीन क्या है? टाइम्स मैगजीन न्यूयॉर्क बेस्ड मैगजीन है जो कि वर्ल्ड की बहुत फेमस मैगजीन है और ये वर्ल्ड की पॉलिटिकल और सब न्यूज़ देती है। तो इन्होंने एक ट्रेंड स्टार्ट किया था बहुत साल पहले कि हम हर साल क्या निकालेंगे, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट निकालेंगे। पूरे वर्ल्ड में अलग-अलग कल्चर में, अलग-अलग आर्ट्स में या फिर अलग-अलग क्षेत्र में जो भी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले लोग होंगे, उनकी लिस्ट निकालेंगे। तो जो जिसका भी नाम इसमें लिस्ट में आता है हर साल, बहुत ही अच्छा समझा जाता है और एक गर्व की बात होती है कि ये बंदे ने पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस किया है। इसको लोग बहुत फ़ॉलो करते हैं और इन्हीं 100 में से जो पहले नंबर पे होता है उसे पर्सन ऑफ द ईयर का बोला जाता है, पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम्स मैगज़ीन के फ्रंट पेज पे उसकी होती है, न्यूज़ होती है। तो ये क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 2021 में इंडिया से कौन था? 2021 में इंडिया से नरेंद्र मोदी जी थे क्योंकि उस समय वो इलेक्शन जीते थे, वो माहौल चल रहा था, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल ऑफ 2021 की लिस्ट में थे। बाकी हर साल चेंज होते रहते हैं, आप याद तो नहीं कर सकते। जैसे इस साल अगर हम देखें तो द 2024 में इंडिया से कौन-कौन है? 2024 में इंडिया से अनिल कपूर हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल की लिस्ट में। उसके अलावा साक्षी मलिक हैं, रेसलर हैं और अश्विनी वैष्णव जी हैं। अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल रेल मंत्री हैं, फिलहाल, रेलवे मिनिस्टर, ठीक है? और जो पर्सन ऑफ द ईयर है इस साल 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? ये हैं डोनाल्ड ट्रम्प जो कि फिर से प्रेज़िडेंट बन गए हैं यूएसए के। हर साल हैं, 2021 में कौन थे, 2022 में कौन थे, अगर आप लिस्ट देखोगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। हर साल कोई ना कोई पर्सन ऑफ द ईयर बनता है, किसी न किसी का नाम इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में आता ही रहता है। 2021 में इलॉन मस्क थे,
पर्सन ऑफ द ईयर। 2022 में जेलेंस्की थे, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोल्दिमीर जेलेंस्की। उस टाइम पे यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, और जिस तरह से उन्होंने अपनी कंट्री को संभाला, उनको मोटिवेट किया अपनी कंट्री के लोगों को, और युद्ध किया, मतलब जो टेंशन चल रही थी, उसलिए उनको 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, या बोल सकते हैं उनको कहा गया था। 2023 में टेलर स्विफ्ट थी, जो कि बहुत ही फेमस सिंगर हैं। और 2024 में डोनाल्ड ट्रंप, ये मैंने बता ही दिया आपको। तो एक बार आप नज़र मार सकते हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले कि इस साल जिस भी साल आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2025 के एग्ज़ाम में, कि 2024 में कौन कौन था, इंडिया से कौन कौन था पर्सन ऑफ द ईयर, और 100% में कौन कौन थे इंडिया से पर्सन ऑफ द ईयर कौन था। 2025 में फिर से नए बनेंगे, उनको भी आप एक बार याद कर सकते हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले। Next question is, DASH is an industry organization and self-regulatory organization whose primary objective is to work toward the robust development of microfinance sector. इनमें चारों में से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ही है जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है उसको डेवलप करना। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर होता क्या है? माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, वो माइक्रो का मतलब स्मॉल, फाइनेंस मतलब पैसा, वो सेक्टर जो बहुत ही कम पैसे में काम करता है। एग्जाम्पल जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल पे है, ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं है, बहुत स्मॉल छोटी सी इंडस्ट्री हैंडलूम इंडस्ट्री होगी। या फिर कई लोग मिलकर दूध बेच रहे हैं किसी एक सिटी में, तो मिल्क कोऑपरेटिव टाइप की, तो ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर होते हैं। इन सेक्टर को में जो है लोन वोन आसानी से मिलते हैं नहीं, क्योंकि जो बैंक होते हैं वो लोन देते हैं कोलेटरल के बेसिस पे, आपको कुछ गिरवी रखाना पड़ेगा। तो जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं जिनका टर्नओवर हज़ारों करोड़ होता है, उनको तो लोन मिल जाता है। लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में छोटी-छोटी कंपनियाँ होती हैं जो कि डेवलप करना चाहती हैं, उनको लोन कहाँ से मिले? उनकी हेल्प कौन करेगा? तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था जिसका नाम था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। जो कि इसका काम क्या था? इसका काम यही था, ये सेल्फ रेगुलेटरी था, खुद ही रेगुलेट किया था। बाद में इसको आरबीआई से अप्रूवल मिल गया था, लेकिन इसका काम क्या था कि वर्क टुवर्ड द रोबस्ट डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। इस सेक्टर को आप ऊपर उठाइए, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को। इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN एस्टेब्लिश इन 2009 इज ए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, खुद ही रेगुलेट करता है फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2014 में इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब उन लोगों को भी पैसा गिरवी देता है, लोन पे देता है, और फाइनेंशियली इंक्लूड करता है उनको भी हमारी इकोनॉमी में। ये काम है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का। उसके अलावा हम बात करते हैं नाबार्ड क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस। अच्छा, ये कुछ नहीं होता, देखो। माइक्रो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, माइक्रो फाइनेंस को रेगुलेट खुद आरबीआई करता है। आरबीआई उसकी अथॉरिटी रेगुलेट करने की, तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये कोई टर्म होती ही नहीं है। बचा है नाबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। नाबार्ड आपने पढ़ा भी होगा, नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बैंक है। ये बैंक जो है 1982 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको खोला था। इसका काम यही है कि जो हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको प्रमोट करना, उसमें छोटे-मोटे जो लोन चाहिए उनको उनको देखना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, और उसका प्रमोट करना, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है नाबार्ड का काम। और एसएचजी क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन। ये इनफॉर्मल एसोसिएशन है लोगों की, संगठन बना लेते हैं कुछ लोग मिलके जो कि एक काम कर रहे हैं, वो सब लोग संगठन बना लेते हैं और अब साथ में इम्प्रूव अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं। इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है। इसका एग्जांपल मिल्क कोऑपरेटिव हो सकता है, या फिर ऑटो 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 रिक्शा हैं, ड्राइवर्स हैं, वो मिलके एक एसएचजी बना लें, जिसमें कि अगर मान लो किसी को कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो सब मिलके उसे पैसे दे दें, बाद में फिर वो धीरे-धीरे लौटाता रहे। इस तरह से वो अपने कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हैं, तो इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने का फंडामेंटल राइट है कि आप बना सकते हो। पीपल ऑफ सेम इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड एसोसिएट जनरली विद द हेल्प ऑफ एन एनजीओ और गवर्नमेंट एजेंसी टू ट्राई टू रिज़ॉल्व देयर इश्यूज़ एंड इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के टुवर्ड कौन काम करता है, उसका आंसर होगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र वर्मन वन वाज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। महेंद्र वर्मन वन किस डायनेस्टी के रूलर थे? चोला, पांड्या, चालुक्य, पल्लवा।
ये चारों ही साउथ की बहुत ही फ़ेमस डायनेस्टीज़ हैं, चोला साम्राज्य, पांड्या साम्राज्य, उनमें बहुत सारे मेजर रूलर्स रहे हैं। चलिए सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कौन-कौन रहे हैं। सबसे पहले पल्लवा डायनेस्टी, ये भी साउथ इंडिया की प्रोमिनेंट डायनेस्टी है। इसमें कौन-कौन थे? इसमें थे सिमाविष्णु, जो इसके फाउंडर थे, पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर सिमाविष्णु। फिर उसके बाद आए महेंद्र वर्मन वन, फिर नरसिम्हा वर्मन और उसके बाद आया अपारजित वर्मन। 4 ही रूलर थे इसके, लास्ट रूलर 4 रूलर थे। चारों के आपको नाम याद करने हैं कि सिमाविष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, अपारजित वर्मन। 3 के पीछे तो वर्मन लगा हुआ है। फिर उसके अलावा है चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी को चालुक्य जो बादामी भी बोलते हैं, इसको इसको फाउंड किया था पुलकेशी वन ने। और इसके रूलर कौन-कौन है? पुलकेशी वन, कीर्तिवर्मन, मंगलेशा, पुलकेशी टू और विक्रमादित्य टू। इनमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं नॉर्मली, वो पूछते हैं पुलकेशी वन और पुलकेशी टू के बारे में कि ये कौन सी डायनेस्टी के रूलर हैं। ये चालुक्य डायनेस्टी, पुलकेशी वन, पुलकेशी टू, या फिर विक्रमादित्य वन, ये भी फेमस हैं इसके। इसके बारे में बोले विक्रमादित्य वन कौन से डायनेस्टी के रूलर थे? ये चालुक्य डायनेस्टी के थे। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं पांड्या डायनेस्टी की तरफ। पांड्या, हार्दिक पांड्या, ये भी प्रोमिनेंट डायनेस्टी थी। इसमें नोटेबल रूलर कौन-कौन थे? काडोनगोन, कोचाडायन रणधीरन, मरवर्मन राजसिम्हा, जाटवर्मन सुंदरा पांड्या एंड मारावर्मन कुलशेखरा। ये अपनी मैरीटाइम पावर के लिए फेमस थे। मतलब जो अपनी नेवल इनकी शिप्स थी और नेवी पावर थी, उसके लिए ये फेमस थे, पांड्या डायनेस्टी। और सबसे बड़ी डायनेस्टी थी चोला डायनेस्टी, जिसके अंदर इतने सारे रूलर थे। सबके नाम के पीछे चोला लगा हुआ है। विजय चोला, आदित्यवन, परंतका चोला, अजिन चोला। इनमें सबसे फेमस जो राजा थे वो था राजा राजा चोला वन। ये सबसे फेमस इनके रूलर थे, राजा राजा चोला। राजा राजा चोला टू भी थे, ये टू है, और राजा चोला थ्री भी थे, राजेंद्र चोला भी थे। तो इनको पहचानना बहुत आसान है, सबके नाम के पीछे चोला लगा होगा तो वो चोला डायनेस्टी का है। पांड्या डायनेस्टी के थोड़े अजीब से नाम हैं, याद करने पड़ेंगे। चालुक्य डायनेस्टी में भी पुलकेशी वन, पुलकेशी टू, विक्रमादित्य है, और पल्लवा डायनेस्टी के पीछे वर्मन लगा हुआ है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो महेंद्र वर्मन, ये किस डायनेस्टी में पढ़ा हमने? ये हमने पढ़ा पल्लवा डायनेस्टी में। पल्लवा डायनेस्टी के रूलर है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर द प्ले नील दर्पण? नील दर्पण किसने लिखा है? नील दर्पण, नील क्या है? नील है इंडिगो, और दर्पण क्या है? दर्पण है मिरर। द मिरर, इंडिगो मिरर, ये इसकी फुल फॉर्म है। इंडिगो से आपको याद आ रहा होगा चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का, जो कि इंडिगो प्लांटर्स के लिए किया था हमने 1917 में। चंपारण सत्याग्रह इंडिगो प्लांटर्स के लिए किया था, जहाँ पे राजकुमार शुक्ला जी बिहार में लेके गए थे चंपारण नाम की जगह पे गांधी जी को, जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिगो कल्टीवेट करा रहे थे फार्मर से ज़बरदस्ती। वो कह रहे थे कि तीन खटिया सिस्टम वहाँ पे था, अगर आपको याद, पिछली वीडियो में मैंने बताया गया है। तीन खटिया सिस्टम था वहाँ पे, जिसमें कि फार्मर्स को अपने 3/20 पार्ट है जो लैंड का, उसमें आपको इंडिगो उगाना ही उगाना है। वो इंडिगो उगा के ब्रिटिशर्स को देना है और वो अपने दामों पर उन्हें लेंगे। इंडिगो वो उगाना चाह नहीं रहे थे, क्योंकि इंडिगो जो है वो एक डिप्लीटिंग क्रॉप है, वो सॉइल को न्यूट्रिएंट डिप्लीट कर देती है, तो और इसका ना फिर उनको अच्छे पैसे मिल रहे थे। तो उसके खिलाफ चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो गांधी जी ने किया था। तो उसी का एक प्ले है नील दर्पण, जो कि चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में था, उससे बहुत पहले से ये जो प्रॉब्लम है ये इंडिगो की चली आ रही है, जिसको कि दीनबंधु मित्रा ने लिखा था इस प्ले को। दीनबंधु मित्रा ने लिखा था इस प्ले को। कब लिखा था? द नील दर्पण मिरर ऑफ इंडिगो इज अ बंगाली प्ले रिटन बाय दीनबंधु मित्रा इन 1858 टू 1859। 1858 से लेके 1859 तक इस दौरान इसको लिखा गया था। नील दर्पण किससे रिलेटेड है? नील विद्रोह से। 1917 से पहले एक बार भी नील विद्रोह हो चुका है, इंडिगो रिवोल्ट ऑफ फरवरी मार्च 1859 बंगाल में। फार्मर रिफ्यूज टू सो इंडिगो इन देयर फील्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लोटेटिव फार्मिंग अंडर ईस्ट इंडिया रूल। इट शोज हाउ फार्मर वर कोस्ड इनटू प्लांटिंग इंडिगो विदाउट एडिक्वेट पे। फार्मर्स को धकेला जा रहा था कि आप इंडिगो उगाइए बिना किसी पेमेंट के। उसके बारे में ये पूरा प्ले लिखा हुआ है नील दर्पण की, कैसे रिवोल्ट हुआ क्या सब, उसके बारे में ये प्ले लिखा हुआ है। The Indigo Rebellion comprised widespread peace and uprising in Bengal from 1839 to 1860 against rapacious planters of indigo crop.
द इंडिगो मूवमेंट वाज आल्सो कॉल्ड नील विद्रोह। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी प्रॉफिट के लिए यूज़ करती थी। उस टाइम पे रोयतवारी सिस्टम था जिसमें कि फार्मर्स को अपनी पूरी फील्ड के 4 मेजर पार्ट पे इंडिगो उगाने की ज़बरदस्ती करते थे। ये था, तो इसी के बारे में पूरा नील दर्पण है, जो कि दीनबंधु मित्रा ने लिखा था 1858 से लेके 1859 तक, जिसमें कि इंडिगो रेवोल्यूशन के बारे में सब लिखा हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल्स अबाउट सुदर्शना लेक इज गिवन इन a rock inscription at गिरनार जूनागढ़ which was composed to record the achievement of which शाका रूलर। जब भी आपसे गिरनार लेक के बारे में पूछे ना, गिरनार जूनागढ़ में जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, तो हमेशा उसका आंसर रुद्रदमन ही है। रुद्रदमन वन ने ही वहाँ लिखवाया। ये रॉक इंस्क्रिप्शन होते क्या है? जो पहले के टाइम के जो राजा महाराजा थे, वो जो भी अचीवमेंट करते थे या फिर कुछ भी जो काम करते थे, दुनिया उसे आगे तक याद रखे, इसके लिए वो क्या करते थे कि रॉक इंस्क्रिप्शन करवा देते थे। रॉक्स पे खुदाई करवा देते, लिखवा देते थे। और इसमें सबसे आगे थे हमारे अशोका जी, अशोका द ग्रेट, जो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे, मौर्य डायनेस्टी के अशोक द ग्रेट। उन्होंने इतने सारे रॉक इंस्क्रिप्शन बनाए, जिनको अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो इन्होंने 14 मेजर रॉक एडिक्ट बनाए थे और 6 माइनर रॉक एडिक्ट्स। ये तो मेजर वाले हैं, 14 और 6 माइनर, जिन पे उन्होंने मोस्टली बुद्धिज्म को का प्रचार प्रसार के बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही रिलेटेड एक राजा थे रुद्रदमन वन, जिन्होंने क्या कि गिरनार जूनागढ़ में एक रॉक इंस्क्रिप्शन बनवाया था, जिसके ऊपर उन्होंने सुदर्शन लेक के बारे में लिखा हुआ। सुदर्शन लेक के ऊपर एक डैम बनाया था वहाँ पे, तो उसके बारे में अपना बता रखा है कि हमने यहाँ डैम बनाया था। वो शाका रूलर थे रुद्रदमन वन। द गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन आल्सो जूनागढ़, जूनागढ़ गुजरात में है। उस टाइम पे जूनागढ़ बोलते थे, अभी गुजरात है। रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, ये संस्कृत प्रोज इंस्क्रिप्शन, ये संस्कृत में लिखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। डिटेलिंग रिपेयर्स टू द सुदर्शन लेक एंड मेंशनिंग द वेस्टर्न स्थापज रूलर रुद्रदमन वन, रुद्रदमन के वन के बारे में है और सुदर्शन लेक के बारे में है। की फीचर्स क्या क्या है? लोकेशन इसके गिरनार हिल है जूनागढ़ में, रूलर रुद्रदमन वन है, वेस्टर्न स्थापज सत्रप्स रूलर। लैंग्वेज हमारी संस्कृत में लिखी गई है। कंटेंट क्या है कि सुदर्शन लेक के रिपेयर के बारे में लिखा गया है, डैम फॉर इरिगेशन बाय रुद्रदमन वन। इसमें पुष्यगुप्ता के बारे में भी मेंशन किया गया है, जिन्होंने इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के ये एम्परर के एक प्रोविंशियल गवर्नर थे, जिन्होंने इस डैम को बिल्ड कराने के लिए हेल्प करी थी। और अशोका की जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है, उनमें से एक रॉक यहाँ पे भी है, इस जगह पे जूनागढ़, उसके बारे में भी यहाँ पे है। इंक्लूड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका वन ऑफ द 14 मेजर रॉक एडिक्ट इन एंड स्कंदगुप्ता, स्कंदगुप्त के बाद अलग अलग पीरियड में अलग अलग लोग आए और वहाँ पे उन्होंने ये रॉक एडिक्ट बनवाए। तो उस यहाँ पे गिरनार में अशोका ने भी बनवाया है, स्कंदगुप्त ने भी बनाया है और रुद्रदमन वन ने भी बनवाया है, तीनों ने बनवाया है। लेकिन फेमस ये रुद्रदमन वन से है, सुदर्शन लेक गिरनार जूनागढ़ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुद्रदमन के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। रुद्रदमन वन was prominent ruler of Western Satrapas, also known as Shaka Satrapas. The Western Satrapas were a Shaka dynasty that ruled part of Western and Central India from 1st to 4th century। पहले से लेके 4वीं शताब्दी के बीच में उन्होंने रूल किया था। ये सक्सेसफुल रीन रहा, उनका मिलिट्री कैंपेन बढ़िया रहे। ही रूल्ड ओवर वेस्ट टेरिटरी इंक्लूडिंग, इनकी टेरिटरी कहाँ थी? गुजरात में। अगर हम इंडिया का मैप देखें, गुजरात में थी, राजस्थान में थी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इस पूरे एरिया में इनका रूल था। साका रूलर थे ये। He was a patronage of art and culture. He commissioned the construction of famous जूनागढ़ रॉक कन्वेंशन, जो जूनागढ़ रॉक इंस्टीट्यूशन है वो उन्हीं के नाम से जानी जाती है। और किस में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, किस किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? संस्कृत में भी पूछ लेते हैं कई बार पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चैलेंज डज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफन फेस इन इंडिया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्या क्या चैलेंज फेस करी है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट है कि बाहर से कोई कंपनी आ रही है, जैसे एप्पल कंपनी है, वो इंडिया में आ रही है, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बना रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इंडिया में क्या क्या उसको चैलेंजेस मिलते हैं, क्या क्या उसको दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। इनमें से क्या? एक्सेसिव फॉरेन कंपटीशन, क्या इंडिया में ज़्यादा फॉरेन कंपटीशन है? बिल्कुल नहीं। फॉरेन कंपनियाँ कितनी कम है इंडिया में, कोई फॉरेन कंपटीशन नहीं है इंडिया में, कोई भी आ सकता है। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर का लैक, ये उल्टा है। स्किल लेबर लैक नहीं, ज़्यादा स्किल लेबर है। दूसरी कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ है वो खुद बोलते हैं कि इंडिया में बहुत ही सस्ता लेबर हमें मिलता है, चीप लेबर मिलता है, चीप एंड स्किल्ड लेबर हमें मिलता है।
तो लैक ऑफ स्किल लेबर तो बिल्कुल नहीं है और लैक ऑफ कंज्यूमर बेस भी नहीं है। इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है तो वर्ल्ड में, तो कंज्यूमर बेस भी बहुत बड़ा है, तो लैक कंज्यूमर बेस भी नहीं है। जो उनको मेन प्रॉब्लम आती है, वो आती है हमारी इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। जो हमारा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, रूल्स और रेगुलेशन है कंपनीज़ के लिए, वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। वो सही नहीं है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि कैसे दिक्कतें आती हैं इनको। एन इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इन इंडिया कैन डिटर foreign investment by creating uncertainty, increasing compliance cost, potential leading to legal dispute, ultimately impacting the overall investment climate. इन तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें तो अनसर्टेनिटी रिस्क है, इनकंसिस्टेंट और अनक्लियर रेगुलेशन मेक इट डिफिकल्ट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर टू प्रेडिक्ट द रूल्स ऑफ गेम, लीडिंग टू इंक्रीज रिस्क एंड रिलक्टेंस टू इन्वेस्ट। वो इन्वेस्ट करने से कतराते क्यों हैं? क्योंकि रेगुलेशन क्लियर ही नहीं है। स्टेट्स के रेगुलेशंस अलग हैं और जैसे मान लो कि एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है, किसको कोई यूनिवर्सिटी बनानी है, तो अलग-अलग रेगुलेशंस हैं जो क्लियर नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर डरते हैं कि क्या पता कि हमें रेगुलेशन मिल भी पाएँगे, हम उसके मुताबिक काम कर भी पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए वो रिलक्टेंट रहते हैं कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें। दूसरा कंप्लायंस कॉस्ट, नेविगेटिंग ए कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रेगुलेटरी लैंडस्केप। रेगुलेटरी लैंडस्केप हर हर बार चेंज होता रहता है, रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं बार-बार। तो ये टाइम कंज्यूमर है, एक्सपेंसिव है। आप लोगों ने शिवाजी द बॉस मूवी अगर देखी हो, तो उसमें शिवाजी जो है वो इसको हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहा था, तो आपको देखा था उसे कितने चक्कर काटे थे अलग-अलग ऑफ़िसेज़ में। वो बोल रहे थे कि यहाँ भी साइन चाहिए, उसके साइन चाहिए, उसकी परमिशन चाहिए, आपको ये सर्टिफ़िकेट लेके आना है। इसी तरह का कुछ महसूस करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स भी। यहाँ पे अलग-अलग स्टेट्स के अलग-अलग रूल्स हैं और अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप किसी लीगल डिस्प्यूट में फँस जाएँगे, जो कि अगला पॉइंट है। एम्बिगुअस और कॉन्ट्राडिक्टरी रेगुलेशन। एम्बिगुअस रेगुलेशन है, कॉन्ट्राडिक्टरी रेगुलेशन, कोई सही से रेगुलेशन बना ही नहीं रखी। जिससे कि लीगल डिस्प्यूट हो जाते हैं, इससे फर्दर डिस्करेज होता आते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। सेक्टरल पॉलिसीज़ फिर अलग है, हेल्थ केयर सेक्टर की पॉलिसीज़ अलग हैं, एजुकेशन सेक्टर की पॉलिसीज़ अलग हैं, किसी और सेक्टर की पॉलिसीज़ अलग है, तो क्लियर और ट्रांसपेरेंट सेक्टरल पॉलिसीज़ भी नहीं है, जिससे कि ये बैरियर बन जाता है एफडीआई के लिए। फाइनली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी एक नहीं है, अलग-अलग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, हर एक उसके ऊपर कोई और अफ़सर बैठा है, अगर स्टेट क्लियर कर देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर रही है, तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सही नहीं है कोई, तो इससे भी एफडीआई न रिलक्टेंट रहती है कि हम इन्वेस्ट करें ना, ये तो ये सब चीज़ें दिक्कत रहती है एफडीआई को, जिसके कारण एफडीआई का इन्वेस्टमेंट इतना नहीं हो पाता है। ये मेन चैलेंज है इंडिया में एफडीआई के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867? प्रार्थना समाज को किसने फाउंड किया मुंबई में 1867 के? पुराने टाइम में जब अंग्रेज़ों का टाइम था, तो हमारे जो सोसाइटी थी उनमें बहुत सारे सोशल इविल्स थे। तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग समाज सोसाइटीज़ एस्टेब्लिश हो रही थी, जो कि इनका काम था कि हमारे सोसाइटी को सुधारना, जो सोशल इविल्स हैं उनको ख़त्म करना और लोगों को एजुकेट बनना, मॉडर्न करना। तो जो प्रार्थना समाज है वो आत्माराम पांडुरंग ने स्टार्ट किया था 1867 में मुंबई में। और ये समाज मोर और लेस आपने सुना होगा ब्रह्मो समाज के बारे में। ब्रह्मो समाज, जो कि कलकत्ता में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, इससे बहुत पहले 1867 से बहुत पहले, जो कि राजा राम मोहन रॉय ने किया था स्टार्ट, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था ये, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के बारे में बता दूँ, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी, वो मॉडर्न विचारधारा थी, पुरानी दकियानूसी नहीं थी। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी कलकत्ता में। इसी तरह मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। द प्रार्थना समाज was a reformist movement founded in Maharashtra in 1867 by Atmarang Pandurang. Its emphasis was on social and religious transformation. हमारे सामाजिक और रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर इसका एम्फेसिस था। सोशल इश्यूज जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, विमेंस एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज, इनके ऊपर ये ध्यान देता था, इनको एड्रेस करने के लिए, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो और प्रोग्रेस कर सके। इसके फाउंडर थे हमारे आत्माराम पांडुरंग 1867 में। केशव चंद्र सेन, जो कि ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे, ये भी इससे बाद में आके जुड़े थे और इन्होंने भी इसको बहुत इन्फ्लुएंस किया प्रार्थना समाज को। और इसके प्रोमिनेंट लीडर्स हैं महादेव गोविंद रानाडे, भंडारकर, एन.जी. चंद्रवारकर एंड के.टी. तेलंग, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है महादेव गोविंद रानाडे। ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स हैं प्रार्थना समाज के।
इनकी वजह से ही जो प्रार्थना समाज का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फैला था इनके टाइम पे, जब इन्होंने बागडोर सँभाली थी प्रार्थना समाज की, महादेव गोविंद रानडे ने, तो प्रार्थना समाज बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हुआ था और प्रचार-प्रसार हुआ था इसका। इसकी हिस्ट्री देखें तो 1867 में बॉम्बे में खुला था, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ ब्रह्मो समाज, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। इन्हें इंस्पिरेशन ली थी केशव चंद्र सेन से, प्रोमिनेंट ब्रह्मो लीडर थे। अच्छा, ये मोनोथिज़्म को प्रमोट करते हैं। मोनोथिज़्म क्या है? कि एक भगवान है। अल्लाह, ईसाई, सिख, गुरु नानक, अलग-अलग भगवान नहीं है, एक ही भगवान है, मोनोथिज़्म है। और जो आइडोलेट्री मूर्ति पूजा होती है, उसके आइडिया को स्वीकार नहीं करते थे, जो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास फैला है, उसको भी ये सही नहीं मानते थे। तो इनके खिलाफ प्रदर्शन करते थे और इनके खिलाफ लोगों को में अवेयरनेस फैलाते थे, मोनोथिज़्म के लिए, आइडोलेट्री के खिलाफ, सुपरस्टिशन के खिलाफ। तो ये सोशल इविल्स को दूर करना ही मेन इनका काम था। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव देखिए, इट प्रेज्ड मोनोथिज़्म, डिनाउंस्ड आइडोलेट्री। प्रीस्टली डोमिनेशन को ये गलत मानते थे कि जो ये प्रीस्ट हैं, जो मदरसे में लोग बैठे हैं या फिर पंडित बैठे हैं, इनके जो सोसाइटी को डोमिनेट करते थे और कास्ट डिफरेंसेस बनाते थे, इनको ये गलत मानते थे। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का पे एम्फेसिस था, उसको सही मानते थे। इक्वालिटी होनी चाहिए सब कास्ट में, वुमेन्स को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, विडो की रीमैरिज करवा देनी चाहिए, जो मैरिजेबल एज है मेल्स और फीमेल्स की, उनको बढ़ा देना चाहिए। एक तरह से सारी जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, उनको ख़त्म कर रहे थे और समाज को और प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहे थे ये। लीडरशिप की बात करें तो सबसे प्रोमिनेंट लीडर, हालाँकि इनको फाउंड किया था आत्माराम पांडुरंग ने, लेकिन इनके सबसे प्रोमिनेंट लीडर महादेव गोविंद रानडे थे। 1842 से 1901 इनका जन्म था एंड सोशल रिफॉर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। रानडे का जो बिलीफ ये थी, जो आइडियल हिंदू सोसाइटी हमारे पुराने टाइम में, वैदिक सोसाइटी में आइडियल हिंदू सोसाइटी थी और बाद में करप्ट होके और अंधविश्वास से हमारी जो हिंदू सोसाइटी है वो खराब हो गई है। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जो रिफ़ॉर्म है वो रिफ़ॉर्म वाज़ अबाउट लिबरेटिंग सोसाइटी फ्रॉम रॉन्गफुली इम्पोज्ड कॉन्सेप्ट एंड इन्विजन ए कॉम्प्रिहेंसिव रीजनरेशन ऑफ सोसाइटी। जो गलत-गलत धारणाएँ पाल रखी हैं लोगों ने, उनसे उनसे लिबरेट करना है हमारे सोसाइटी को और प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है। और जो सोशल रिफ़ॉर्म है, ये ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है हमारी, हमें करनी है। हमारा एक ऐसे पास टाइम, उनके लिए बस पास टाइम नहीं था, हॉबी नहीं थी कि ये सोशल रिफ़ॉर्म हमें करना है। उनकी वो मानते थे कि हमारी ये ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, हमारी हमारी ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है हमारा कि हमें सोशल रिफ़ॉर्म लेके आना है अपने देश में, हमारी सोसाइटी में। तो आई होप प्रार्थना समाज के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस मिल गया। अभी अगले क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। लठमार होली इज़ प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट। तो ये तो सबको पता है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। ये बरसाना में मनाई जाती है, बरसाना और नंदगाँव में। यहाँ पे लटका, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? ये दोनों पड़ते हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर होगा। बरसाना में राधा जी का जन्म हुआ था और नंदगाँव में कृष्णा जी का जन्म हुआ था। तो वहाँ लठमार होली किसने मनाई जाती है? क्योंकि जो कृष्णा जी थे वो अपने दोस्तों के साथ बरसाना जाते थे राधा जी को टीज़ करने, और वो ऐसा कहा जाता है कि वो लोग लकड़ी लेके उनको भगाती थी, मारने जाती थी। तो वहीं से ट्रेंड शुरू हुआ लठमार होली का, जिसमें कि जो लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, वो लठ लेके लोगों को पीटती हैं और लोग उन पर रंग लगाते हैं, उनके ऊपर पानी डालते हैं इस होली के दौरान। बाकी हमारे कंट्री में अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग तरह से होली खेली जाती है। अगर हम देखें तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लठमार होली खेलते हैं, पंजाब में उसी होली के दौरान मोहल्ला नाम का एक फेस्टिवल चलता है, उत्तराखंड में बैठे की होली खेलते हैं, महाराष्ट्र में रंग पंचमी खेलते हैं। और मध्य प्रदेश में पंचम होली, तमिलनाडु में कमन पंडिगल, जिसमें कि कामदेव की और शिव जी की पूजा होती है, उड़ीसा में डोला पूर्णिमा, वेस्ट बंगाल में डोल यात्रा निकलती है होली के दिन, बिहार में फगुआ खेलते हैं, तो और मणिपुर में याओसांग खेलते हैं। तो अलग-अलग स्टेट्स में अलग होली को अलग-अलग नाम से जानते हैं। आइए कुछ होली के बारे में पढ़ लेते हैं कि पहले तो हमने पढ़ी ली कि बरसाना और नंदगाँव में यूपी में लठमार होली खेलते हैं। दूसरी हरियाणा में धुलंडी होली खेलते हैं, जिसमें भाभी और देवर का मेन रहता है कि वो भाभियाँ जो देवर को कोल्हड़े से मारती है, जो कि एक पीस ऑफ क्लॉथ होता है, जिससे वो उनको मारती है और देवर भाभी के ऊपर पानी डालते हैं और रंग डालते हैं। सेलिब्रेट द फन लविंग रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर्स इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, filled with laughter, prank and vibrant colors, strengthen familial bond through joyous instructions। उसके बाद है फूलों की होली, वृंदावन यूपी में। फूलों यूपी में जो वृंदावन है, वहाँ पे कलर की बजाय फूलों से होली खेलते हैं। फ्लावर रिप्लेस पाउडर्ड कलर्स, क्रिएटिंग ए डिवाइन एंड सीरेन एम्बियंस। सेलिब्रेटेड इन टेम्पल सिंबलाइजिंग कृष्णा लव फॉर राधा।
accompanied by devotional song and religious rituals। फिर हम महाराष्ट्र में रंग पंचमी खेलते हैं जिसमें कि दही हांडी बोलते हैं, दही हांडी, मटकी फोड़ते हैं, जो कृष्णा मटकी फोड़ते थे बचपन में उसको ही उससे ही इंस्पायर है ये वाली होली। रिक्रिएट्स कृष्णा चाइल्डहुड मिस्चीफ ऑफ स्टीलिंग बटर। यंग मैन फॉर्म ह्यूमन पिरामिड की शेप बनाते हैं टू ब्रेक हैंगिंग पॉट्स फिल्ड विद डेयरी प्रोडक्ट। वुमेन चीयर देम ऑन द म्यूजिक एंड सेलिब्रेशन। तो वहाँ रंग पंचमी वाली होली खेली जाती है। राजस्थान में रॉयल होली खेली जाती है जिसमें कि रॉयल फैमिली होस्ट उन्हें होस्ट करती है, ग्रैंड प्रोसेशन होता है, राजस्थानी फोक परफॉर्मेंस होती है और टूरिस्ट आते हैं। वेस्ट बंगाल में बसंत उत्सव होता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट की थी ये वाली होली। इसमें शास्त्रीय संगीत, रविंद्र संगीत, डांस परफॉर्मेंस होती है, एक तरह से कल्चरल टाइप की होली होती है ये वेस्ट बंगाल में। फिर बिहार में फाल्गुन पूर्णिमा की होली खेली जाती है जिसमें ऑर्गेनिक कलर से कीचड़ से होली खेलते हैं बिहार में। जो मदर अर्थ है उसकी फर्टिलिटी को मार्क करती है ये होली। फोक सॉन्ग करते हैं और भांग कंजप्शन करते हैं, होलिका दहन भी होता है। तो हमारे देश के अलग अलग पार्ट में अलग तरह से होली खेली जा रही है और अलग अलग नाम है उस होली के। सॉरी। इसके अलावा एक और होली है जो कि बहुत फेमस है, ये है होला मोहल्ला। ये क्वेश्चन बहुत देखा गया है, ये पंजाब में खेली जाती है। ये होली के दिन या ये 2-3 दिन का फेस्टिवल होता है जो होली के आसपास ही मनाया जाता है। होला मोहल्ला जो है ये 10th सिख गुरु जो कि आखिरी सिख गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। एक्चुअली उस टाइम पे जो था, उस टाइम पे जो सिख थे वो आर्मी मेंटेन कर रहे थे ताकि अपने जो कबीले है उसकी रक्षा कर सकें या फिर बुराइयों से लड़ सके। तो ये होला मोहल्ला नाम का एक फेस्टिवल शुरू किया गया था जिसमें कि जो आर्मी आर्मी पर्सन है या फिर आर्मी ट्रेनिंग के लिए या मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए ये करते थे, जिसमें कि वो अपनी ब्रेवरी और अपनी पावर को शोकेस करते थे। आर्मी ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए करते थे। इसमें सिख है जो मार्शल आर्ट आर्ट परफॉर्म करते हैं, सिख लोग अपने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को शो करते हैं, अपनी ब्रेवरी। मॉक बैटल्स होती हैं इसमें 2-3 दिन के लिए। और खालसा पंथ के प्रति अपना जो धर्म है उसको भी पक्का करते हैं इस दिन ये खालसा पंथ। होला मोहल्ला ये होली के आसपास ही ये सारी चीज़ें होती है और ये पंजाब में मनाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एज ऑफ जुलाई 2023। जुलाई 2023 में तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर कौन है? 2021 से लेके अभी तक तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एक ही हैं, एम के स्टालिन जी। और ये डीएमके पार्टी से हैं, द्रविड़ मुनेत्रा कजगम। ये बहुत ही फेमस पार्टी है डीएमके और बहुत सालों से इसी पार्टी का राज चल रहा है। इससे पहले एम के स्टालिन के पिताजी थे इसी पार्टी के प्रेसिडेंट और यहाँ के चीफ मिनिस्टर। 2021 से पहले उनका नाम था सीएम एम करुणानिधि, जो आपने सुना भी होगा, एम करुणानिधि। और उनके डेथ के बाद इन्हीं के बेटे एम के स्टालिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। अगर इस पार्टी के बाद देखा देखा तो ये हैं एम के स्टालिन जी, एम के स्टालिन जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के। और ये पार्टी का सिंबल है कि दो हिल्स के बीच बीच से राइजिंग सन जो है ये पार्टी का सिंबल है, डीएमके पार्टी का। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच प्लेटू आर वेरी फर्टाइल बिकॉज दे आर रिच इन ब्लैक सोइल दैट इज़ वेरी गुड इन फार्मिंग। ब्लैक सोइल का जहाँ भी नाम आ जाए, ब्लैक सोइल पूरे इंडिया में हमारे में डेक्कन प्लेटू में ही मिलती है। तो इसमें ये बता रखा कि ये बहुत फर्टाइल प्लेटू है और ब्लैक सोइल में कौन सी है, हमारा डेक्कन प्लेटू। सेकंड सही इसका आंसर होगा। अपने इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की मिट्टी मिलती है, जैसे डेक्कन प्लेटू में ये ब्लैक सॉइल मिलती है, जो माना जाता है कि पहले के टाइम पे जब लावा फूटते थे तो उस लावा से ये ब्लैक सॉइल बनी है। अलग अलग जगह पे अलग टाइप की सॉइल है। अगर हम मैप देखें तो देखिए, जो ऊपर वाला एरिया है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड वाला, यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप की मिट्टी मिलती है, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल। जो हमारे गैंगेटिक प्लेन है, जो हमारी गंगा बहती है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल एलुवियल सॉइल यहीं में मिलती है। इसमें भी दो टाइप की होती हैं, एक बांगर एक खादर।
खादर जो नई एलुवियल मिट्टी होती है, जो नदी के बिल्कुल किनारे होती है, और बंगा जो पुरानी, ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल। ये ओल्ड है, ये न्यू है। फिर इसके अलावा हमारे देखो ये ब्लैक सॉइल है, ये जो एरिया हो गया हमारा महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, और थोड़ा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी। जो पूरा एरिया ये ब्लैक सॉइल का एरिया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है कॉटन। ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है। कॉटन के लिए बहुत फेमस है। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल जो है उसका जो वाटर अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, मॉइस्चर को बहुत दिनों तक रिटेन करके रखती है ये, इसलिए। और जो ये चीज़ है ये कॉटन की क्रॉप के लिए बहुत सही है, तो यहाँ पे कॉटन ज़्यादा उगाया जाता है महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश इस साइड एरिया में। फिर उसके बाद है हमारी रेड और एलुवियल सॉइल, जो हमारा ये वाला पार्ट है जहाँ पे कम बारिश होती है। जो ये पार्ट है केरला वाला, कर्नाटका वाला, और ये वाला पार्ट, ये रेड और येलो सॉइल होती है। यहाँ पे रेड कलर की मिट्टी होती है। फिर लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल हमारी केरला में पाई जाती है। यहाँ पे लेटराइट सॉइल, ये सॉइल भी न्यूट्रिएंट, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और इस सॉइल में मोस्टली हमें कॉफ़ी और टी देखने को मिलती है। कॉफ़ी, टी और रबर, ये वाली चीज़ें उगती हैं यहाँ पे लेटराइट सॉइल में। फिर उसके बाद अरिड सॉइल है। अरिड सॉइल हमारी जो डेजर्ट की सॉइल है, जहाँ पे सिर्फ कैक्टस उग पाता है, रेत है हमारा, इसको अरिड सॉइल बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की सॉइल है। तो हमारा क्वेश्चन था कि ब्लैक सॉइल कहाँ पे? ब्लैक सॉइल हमारा डेक्कन के प्लेटू में है, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कुछ तेलंगाना का पार्ट, कुछ आंध्र प्रदेश का पार्ट, यहाँ पे हमारा डेक्कन प्लेटू है बीच में, यहाँ ब्लैक सॉइल मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर जुलाई 23? करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जुलाई 23 में हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन थे? तो जुलाई 23 में हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे जितेंद्र सिंह जी। उसके अलावा जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उसी टाइम पे। और रमेश पोखरियाल, ये यूपी उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं 2009 में। और ये उसके बाद फिर एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर, इनसे पहले, धर्मेंद्र प्रधान से पहले। और अश्विनी वैष्णव जी तो हमारे रेल मंत्री हैं ही, जो अभी फिलहाल भी हैं रेलवे मिनिस्टर। जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ये 2020 से पहले इनको एजुकेशन मिनिस्टर नहीं मिलते थे। 2020 से पहले इसको एचआरडी मिनिस्टर बोलते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। जुलाई 2020 में ये बोल दिया कि भाई नहीं, इसको एचआरडी मिनिस्टर नहीं, इसको एजुकेशन मिनिस्टर बोलेंगे, चेंज कर दिया ये। तो हमारा इसका आंसर होगा जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जुलाई 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया? प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत बड़ा फेमस प्रोजेक्ट है, जो कि टाइगर पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए लॉन्च हुआ था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, administered by National Tiger Conservation Authority. The Indian tiger population at the end of 20th century was estimated 20,000 to 40,000 इंडिविजुअल। तो जो पहला सेंसस हुआ 1972 में, उसमें देखा कि 1800 ही टाइगर रह गए हैं। तो इमीडिएटली 1973 में ये लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। और ये कहाँ लॉन्च हुआ था? ये हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड का जो है, जो सबसे पहला इंडिया का नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ये लॉन्च हुआ 1973 में। और इसमें स्ट्रेटेजी थी कि कोर और बफर स्ट्रेटेजी बनाएंगे। मतलब जो नेशनल पार्क बनाएंगे, मान लो ये नेशनल पार्क है, तो बीच में एक कोर एरिया रखेंगे जहाँ पे एक्सक्लूसिवली वो वाइल्ड लाइफ के लिए होगा, वहाँ कोई ह्यूमन एक्टिविटी, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगी। और फिर बीच में एक बफर जोन रखेंगे जहाँ पे ह्यूमंस भी जाएंगे और लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होगी, और एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ भी होंगी वहाँ पे। लेकिन जो कोर एरिया है वहाँ पे बिल्कुल ही ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। तो कोर बफर स्ट्रेटेजी पे नेशनल पार्क बनाए गए पूरे इंडिया में 1973 के बाद, अंडर दिस प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। और ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसे स्टार्ट हुआ था। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, इसका नाम हमेशा से यही नहीं था, ये सबसे पुराना हमारा नेशनल पार्क है। इंडिया का पूछे कि पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो यही है। इसका पहले नाम था 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था, इसका पहले नाम था हेलीज नेशनल पार्क। क्योंकि उस टाइम पे जो कोई हेली कोई गवर्नर थे,
इंडिया में अंग्रेज़ों के गवर्नर, उनके नाम पे रखा गया था। फिर बाद में 1956 में जब इंडिया आज़ाद हो गया तो इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा। जिम कॉर्बेट बहुत बड़े एक नेचुरलिस्ट थे जो कि जिन्होंने बहुत योगदान दिया था अपना नेचर को समझने में, तो इनके नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया इसका नाम, और ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क बना। तो पूरा टाइबर कब हुआ था लॉन्च? 1973 में। आंसर इज़ 4th। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडीशन फॉर द प्रेज़िडेंट ऑफिस इन इंडिया? प्रेज़िडेंट ऑफिस के लिए कौन-सी कंडीशन नहीं है इनमें से? तो इनमें से कौन-सी कंडीशन नहीं है? हम सारी कंडीशन पढ़ लेते हैं एक बार, खुद ही बता देना कौन-सी कंडीशन नहीं है। तो प्रेज़िडेंट बनने से पहले उसे क्या करना है कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर कोई बंदा प्रेज़िडेंट बन रहा है तो उसे अपनी लोकसभा की या राज्यसभा की जो सीट है वो छोड़नी पड़ेगी। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकता। इफ ही हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस, ही हैज़ टू वैकेट हिज सीट ऑन द फर्स्ट डे एज़ अ प्रेज़िडेंट ऑफिस। प्रेज़िडेंट बनने से पहले ही उसे अपनी सीट वैकेट करनी पड़ेगी। एक तो पहला रूल यही है। दूसरा है कि उसे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? कहीं से उसको पैसे मिल रहे हो, जहाँ से प्रॉफिट उसको मिल रहा हो, वो सब उसे होल्ड नहीं करना। किसी किसी कंपनी में कोई आप जॉब पे हो, जहाँ पे आपको पैसे मिल रहे हैं, वो सब उसे प्रॉफिट होल्ड नहीं करना। थर्ड उसका है कंडीशन, कंडीशन क्या? उसको वो प्रिविलेज दे रहे हैं कि उसको राष्ट्रपति भवन में रहना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्रोवाइड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट। उसको राष्ट्रपति भवन मिलेगा, राष्ट्रपति भवन उसका घर होगा, वहाँ पे उसको रहना है विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट। पार्लियामेंट है जो डिसाइड करती है उसके इम्यूलमेंट, उसकी अलाउंस और उसके प्रिविलेज, वो सब पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बनाती है। लेकिन पार्लियामेंट उसकी टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान ये रूल नहीं बना सकती। मान लो किसी का प्रेज़िडेंट का कार्यकाल चल रहा है और पार्लियामेंट उसकी सैलरी को कम कर दे, उसके अलाउंस को कम कर दे या फिर प्रिविलेज को कम कर दे, ये नहीं हो सकता। आप उसकी टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान पार्लियामेंट रूल नहीं बना सकती इसके बारे में कुछ भी। पार्लियामेंट कैन नॉट डिमिनिश द एमोल्यूमेंट एंड अलाउंस ड्यूरिंग हिज टर्म। डिमिनिश मतलब कम करना। उसके एमोल्यूमेंट को कम नहीं कर सकती ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। और उसको इम्यूनिटी दी जाती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एक्ट। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के खिलाफ के लिए उसको ट्रायल नहीं होगा उसका, इससे इम्यूनिटी जाती है। और सेवंथ है कि उसका उसको हम अरेस्ट नहीं कर सकते, इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकते, कैन नॉट टेक प्लेस। ओनली सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, वो भी जब जब 2 मंथ का उसको नोटिस दिया जाए। 2 मंथ्स का प्रायर नोटिस होना चाहिए। सिविल प्रोसीडिंग जैसे कि ज़मीन जायदाद के झगड़े, मतलब जो सिविल झगड़े होते हैं, वो वाले हो सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में नहीं, जैसे मर्डर हो गया और ये सब टाइप की जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, उन उसके खिलाफ तो उसको फुल इम्यूनिटी है। हाँ, सिविल केसेज़ आप कर सकते हो, वो भी 2 मंथ का प्रायर नोटिस। इतना सारा आप इम्यूनिटी मिलती है, किसको? प्रेज़िडेंट को। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रेज़िडेंट के ऑफिस की कौन-सी कंडीशन नहीं है? आप खुद ही बता देंगे। ही शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ अदर ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही, वो किसी हाउस का एमपी तो होना ही नहीं चाहिए प्रेज़िडेंट के। प्रेज़िडेंट बनते ही उनको अपना एमपी का पद छोड़ना पड़ता है। ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज़ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। उसका फिर रेजिडेंस तो राष्ट्रपति भवन होता है, तो क्या बिना रेंट के वो राष्ट्रपति भवन यूज़ नहीं हो सकता? बिल्कुल गलत बात है, ये तो गलत बात है। राष्ट्रपति भवन तो उसको विदाउट रेंट यूज़ करना है। ये बोल रहा है कि विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट तो उसको यूज़ ही नहीं कर देंगे राष्ट्रपति भवन, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये कंडीशन है ही नहीं, यही इसका आंसर है। थर्ड, द अलाउंस शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। उसके टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान उसके अलाउंस डिमिनिश नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। नहीं होते। और वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर का, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर होगा सेकंड। वो राष्ट्रपति भवन में विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस? पल्सेस का बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है इन चारों में से? पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। अगर हम गैस भी करें तो पंजाब और हरियाणा तो राइस और व्हीट के लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, है ना, 1970 में। और बिहार भी मोर और लेस राइस के लिए फेमस है, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। बाकी हम सबके बारे में पढ़ भी लेते हैं डिटेल में कि कौन सा स्टेट किस चीज़ में टॉप कर रहा है। पंजाब है, इसको ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ये किस में एक्सेल करता है? व्हीट और राइस में। इसके अलावा प्रोड्यूस तो कॉटन और शुगरकेन सब कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सेल करता है वो व्हीट और राइस में करता है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है शुगरकेन का। शुगरकेन सबसे ज़्यादा वहाँ प्रोड्यूस होता है शुगरकेन। उसके अलावा व्हीट, पोटैटो वगैरह भी वहाँ होते हैं, लेकिन मेन चीज़ है शुगरकेन उत्तर प्रदेश के लिए। सिमिलरली महाराष्ट्र किस में होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। महाराष्ट्र में कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल किसके लिए फेमस है? कॉटन के लिए। तो महाराष्ट्र किस में लीडिंग प्रोड्यूसर रहेगा? कॉटन में। प्रोड्यूस तो वहाँ पे शुगर केन, ग्रेप्स वगैरह भी होंगे, लेकिन लीडिंग कहाँ है? कॉटन। सिमिलरली मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश किस में? सोयाबीन, व्हीट और पल्सेस, इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर। पल्सेस का जो लीडिंग प्रोड्यूसर रहेगा वो था है मध्य प्रदेश। राजस्थान हमारे जो
बाजरा है उसमें डोमिनेट करता है बाजरा प्रोडक्शन में, पर्ल मिलेट के प्रोडक्शन में। बाजरा इसमें राजस्थान डोमिनेट करता है। बिहार बिहार क्या, ये राइस की कंजप्शन में मेजर हब है, राइस का, व्हीट का और मेज प्रोडक्शन का। आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश में भी ब्लैक सॉइल होगी तो वहाँ कॉटन प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल होगा, शुगर कैन होगा, राइस होगा। उसके अलावा आंध्र प्रदेश क्या टोबैको प्रोडक्ट्स में और चिलीज मिर्ची में इसमें ज़्यादा रुचि रखता है, वहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। फिर कर्नाटका, कर्नाटका में क्या होगा, सबसे नीचे वाला एरिया वहाँ पे लेटेराइट सोइल है, वहाँ पे कौन सा, कॉफ़ी में राई और शुगर केन में, टी वगैरह में, इनमें। सिमिलरली तमिलनाडु में क्या होता है, तमिलनाडु में आपने देखा होगा फिल्मों में कहाँ होता है, कोकोनट ज़्यादा होते हैं, बनाना ज़्यादा होते हैं, तो इनमें लीडिंग प्रोड्यूसर रहते हैं। और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है हमारा जूट प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस। पूरे इंडिया में कहीं भी सबसे ज़्यादा जो जूट प्रोडक्शन में लीडिंग प्रोड्यूसर, आप आँख बंद करके वेस्ट बंगाल लगा देना। वेस्ट बंगाल अपने जूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो पल्सेस का सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जाम्पल। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें सेलुलर ग्रेड दे रखा है, फिर सेल टिश्यू ग्रेड, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड और टिश्यू ऑर्गन ग्रेड। ग्रेड क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल्स होते हैं वो उनकी संरचना के हिसाब से, उनकी कंपोजिशन के हिसाब से उनको 5 अलग-अलग ग्रेड में बाँटा गया है। वो 5 अलग-अलग ग्रेड क्या-क्या है कि एक पहली है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, फिर है सेलुलर ग्रेड, फिर है सेल टिश्यू। सेल टिश्यू को हम टिश्यू ग्रेड भी बोल सकते हैं। फिर है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड जिसको हम सिर्फ़ ऑर्गन ग्रेड बोल सकते हैं कि ऑर्गन, टिश्यू से ऑर्गन बन गया। और फिर है 5th ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। ये 5 ग्रेड्स में बाँटा गया हर एनिमल को। इसमें क्या है कि जैसे सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है, उसमें यूनिसेलुलर एनिमल को रखा गया है। ऐसे एनिमल जिनको जिनको एक ही सेल है। अगर आप एग्ज़ाम्पल लिए तो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें कितने लाखों करोड़ों सेल्स हैं। सेल से टिश्यू बने हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बने हैं, जैसे हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है। फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने हैं, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा ब्लड सिस्टम है, ये ऑर्गन सिस्टम है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसमें कितने सारे ऑर्गन आ रहे हैं, हमारा ब्रेन का सिस्टम है, अलग-अलग डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम में हमारा स्टमक भी है जो एक टिश्यू है। सॉरी, डाइजेशन सिस्टम हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें स्टमक हमारा ऑर्गन है, और फिर स्टमक के अलग-अलग टिश्यूज़ हैं। और फिर हमारी वैसे बॉडी बनी है। तो इसी तरह से प्रोटोप्लाज्मिक रेड कॉम्बिनेशन वो है जिसमें एक ही सेल होगा, वन सेल ओनली। उसी सेल के अंदर लाइफ की सारी प्रोसेसेस हो रही हैं। उनके पास कोई टिश्यू कुछ नहीं है, बस एक सेल है। यूनिसेलुलर एनिमल्स। इसके एग्जांपल सबसे फेमस है अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम जिसके एक ही सेल में सारा कुछ होता है। उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके आगे होता है कि सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स होते हैं लेकिन वो सेल मिलके टिश्यू नहीं बना पाते। वो सेल अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग ही काम कर रहे हैं, इस तरह के सेल। तो सेलुलर में कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसमें पोरीफेरा होते हैं। पोरीफेरा अगर आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा हो तो पोरीफेरा एक ग्रुप होता है उसमें। इसमें मोस्टली स्पॉन्जेस आते हैं। और इसके एग्जाम्पल अगर आप देखें तो स्पॉन्ज वाले एग्जाम्पल हैं, साइकोन इसका एग्जाम्पल है एक, स्पॉन्जुला इसका एग्जाम्पल है, यूस्पोंजिया इसका एग्जाम्पल है, और यूप्लेक्टेला ये इसका एग्जाम्पल है। ये कोई फेमस एग्जाम्पल है, आपको याद करने पड़ेंगे, साइकोन, स्पॉन्जिला, यूस्पोंजिया, यूप्लेक्टेला। ये सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनमें सेल्स होते हैं बहुत सारे लेकिन ये इनमें मल्टी सेल, इनमें कोई टिश्यू नहीं बनता। फिर उसके अगला होता है टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको सेल टिश्यू का मतलब है सेल से टिश्यू बन गए। इसको हम टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एनिमल्स में दिखती है जिसमें जो सेल्स है कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। टिश्यू बन गए लेकिन अभी ऑर्गन नहीं बने हैं। टिश्यू का काम कर रहे हैं और अब बॉडी फंक्शन कर रहे हैं, जैसे निडेरिया। इसमें सी साइलेंट रहता है, निडेरिया। निडेरिया भी एनिमल किंगडम का एक ग्रुप है। इस किंगडम में क्या क्या होते हैं, इसमें होते हैं जेलीफिश, जो सी क्रिएचर हैं, जेलीफिश हो गए, कोरल्स हो गए, जैसे जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वो कोरल रीफ है, कोरल से बना, ये सी क्रिएचर्स हैं। और सी एनिमोन्स हैं। इनमें ये टिश्यू ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन देखी जा सकती है जिसमें टिश्यू हैं लेकिन ऑर्गन्स नहीं है। फिर उससे अगला होता है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टिश्यू से ऑर्गन बन गई हैं। इसमें कौन कौन से एग्जाम आते हैं, जैसे फ्लैटवर्म, जो चपटे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें टिश्यू से ऑर्गन बन गए हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है, कंप्लीट ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म, छोटे छोटे ऑर्गन्स बन गए हैं टिश्यू से ऑर्गेनाइज होके। फ्लैटवर्म्स, टेप वर्म्स होते हैं,
और फ्लूक्स होते हैं इसके अंदर। प्लेन एरिया नाम का एक जन छोटा सा वो होता है, छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल, कीड़े मकोड़े टाइप के। ये तो है टिश्यू। और सबसे फेमस जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कहती है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गन्स बन सिस्टम बन गया है। सबसे प्यारा एग्जांपल हम है ह्यूमंस। हमारे अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, और हमारे हमें सेल्स से हमारे ऑर्गन वो टिश्यूज बने हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बने हैं, ऑर्गन से सिस्टम बना है। इसके अलावा सारे जो मैमल्स हैं वर्टिब्रेट, जिनके अंदर भी एक मेरुदंड होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उन सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम की ग्रेडिंग होती है। वेल्स हो गई, बंदर, कुत्ता, जो भी आप बड़े बड़े जंतु देख रहे हो, उन सब में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन है। क्रैफ रोग। तो आई होप को आपको पांचों ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उसका एग्जाम्पल गलत है। सबसे पहले सेलुलर ग्रेड। सेलुलर ग्रेड में साइकोन था, बिल्कुल था, हमने पढ़ा था। सेलुलर ग्रेड में बहुत सारे सेल्स थे। स्पॉन्जेस क्या का एग्जांपल है साइकोन। स्पॉन्जेस में साइकोन, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिया और यूप्लेक्टेला, ये चारों थे। तो बिल्कुल सही है ये सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर सेल टिश्यू। सेल टिश्यू का मतलब टिश्यू ग्रेड होना चाहिए। जेलीफिश, बिल्कुल सही है, टिश्यू ग्रेड था जेलीफिश हमारा। जेलीफिश, कोरल्स और सी एनिमल्स टिश्यू ग्रेड वाला था, जिसमें टिश्यूज थे, ये भी सही है। फिर प्रोटोप्लाज्मिक में पैरामेशियम, बिल्कुल प्रोटो मतलब यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर में हमारे दो ही थे, पैरामेशियम और अमीबा, तो ये भी बिल्कुल सही है। टिश्यू ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन मतलब जिसमें ऑर्गन सिस्टम हो। यूप्लेक्टेला नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। यूप्लेक्टेला तो हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने सेल्यूलर ग्रेड में पढ़ा था। और ये स्पॉन्ज का टाइप था, एक स्पॉन्ज का, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यही इसका सही आंसर होगा कि एग्जैक्ट कौन सा है, ये टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूप्लेक्टेला में नहीं होती, यूप्लेक्टेला में सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड। पहला गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया कहाँ पे सिचुएट हुआ था। तो अगर हम गैस भी करें तो जो गोल्फ है वो ब्रिटिशर्स खेलते थे। वो ब्रिटिशर्स सबसे पहले इंडिया में कहाँ आए थे। तो फेमस ऑब्वियस बात है, सबसे पहले ब्रिटिशर इंडिया में कलकत्ता पे कब्जा किया था, बंगाल पे। तो कलकत्ता में ही इंडिया का पहला फर्स्ट गोल्फ क्लब है। उसका नाम क्या है, द फर्स्ट गोल्फ क्लब इन इंडिया एंड द फर्स्ट आउटसाइड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला इंडिया में बना था। रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब, RCGC, 1829 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ओल्डेस्ट गोल्फ क्लब है आउटसाइड ग्रेट ब्रिटेन, कलकत्ता में है। दूसरे भी गोल्फ क्लब है बाद में, बॉम्बे में 1842 में खुला, बैंगलोर गोल्फ क्लब 1878 में, मद्रास में खुला 1886 में, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, कलकत्ता वाला, रॉयल गोल्फ क्लब इन कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब ये क्वेश्चन समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो हम पढ़ते हैं ये होती क्या है। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक सब्सटेंस दो में टूटता है। मान ली एक सब्सटेंस है जो ए और बी दोनों से मिलकर केमिकली बॉन्डेड है, बना है। अगर ये टूट जाए ए में और बी में, ये डिकम्पोज हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये हुई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर एग्जांपल लें तो एग्जांपल जैसे कार्बोनिक एसिड, जो कि हमारी कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन, जब हम उसे पीते हैं तो H2O अलग होता है, CO2 जैसे ढकार आती है हमारी, CO2 अलग हो जाता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे अगर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कर दे पानी का H2O का, तो H2 अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग होती है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। मान लो O3 है, ओजोन, ओजोन टूट के क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है, और ओजोन और ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल बनता है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसके अलावा अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी डिकम्पोज होके कैल्शियम की ऑक्साइड चूना बनता है प्लस CO2 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अगर आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, नेम सजेस्ट करा जैसे इसमें रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन, दोनों चीज़ें होती है। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। रिडक्शन क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका कम हो जाना, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और ऑक्सीडेशन क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, इंक्रीज होना, ये डिक्रीज होना। और ये इंक्रीज डिक्रीज कैसे होती है, एग्जाम्पल समझते हैं। सोडियम है,
उसका एटॉमिक नंबर है 11। वो बिल्कुल उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। अब मान लो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और Na पॉजिटिव 1 पॉजिटिव बन जाए, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +1। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने से, लूज़ करने से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैग्नीशियम है, वो उसकी 12 एटॉमिक नंबर है, अभी फ़िलहाल उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, Mg2 पॉजिटिव पे गया ये, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। सिमिलरली क्लोरीन है, उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो क्लोरीन से क्लोरीन नेगेटिव ये बन गया, तो उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, -1 हो जाएगा, उसकी 0 से -1 चली जाएगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ होती है या फिर इंक्रीज़ होती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है, माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, तो उसको ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। अगर वो डिक्रीज़ हो रही है, तो उसको रिडक्शन बोल देते हैं। देखिए, जैसे इस केस में ऑक्सीडेशन हो रहा था, इस केस में इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट तो ऑक्सीडाइज़ हो रहा है, एक का तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हमें रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। देखिए एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं पानी का, H2O। H2O का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है और वो बन गया H2 प्लस O2। अब जो अपने ये नेचुरल स्टेट में तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रखी है, ना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रखा, ना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है। ऑक्सीजन भी अपने जीरो में, लेकिन जब ये H2O बनाए हुए थे, तब यहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड बना हुआ था। आयनिक बॉन्ड में जो H था, वो +1 स्टेट में था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रखा था और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव स्टेट में था, नेगेटिव 2 स्टेट में था। 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रखे थे और 2 एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे थे। समझे? तो जो जब रिएक्शन हुई, ये डिकम्पोज़िशन रिएक्शन है H2O, जब रिएक्शन हुई, तो हाइड्रोजन जो है +1 से 0 पे चला गया। इसका क्या हुआ? इसका तो रिडक्शन हो गया और जो ऑक्सीजन है वो -2 से 0 पे चला गया। बढ़ गई, -2 से 0 पे जाना तो बढ़ना, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब ये जो डिकम्पोज़िशन रिएक्शन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। रिडॉक्स रिएक्शन भी है, ये डिकम्पोज़िशन रिएक्शन। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इन क्वेश्चन को डिटेल, इस जो ऑप्शन है, इस ऑप्शंस को डिटेल में हम जानते हैं कि इनमें कौन से जो डिकम्पोज़िशन रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। सबसे पहला है डिकम्पोज़िशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड का डिकम्पोज़िशन। सोडियम हाइड्राइड का फ़ॉर्मूला होता है NaH। इसका जब डिकम्पोज़िशन होगा तो सोडियम निकलेगा प्लस H2 गैस निकलेगी। H2 गैस। अब देखिए H2 गैस में क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट अपने नॉर्मल फॉर्म में है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं और सोडियम, इसका भी जीरो ऑक्सीडेशन, इसका 11 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, जीरो। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना हुआ था, Na क्या था, +1 फॉर्म में, हाइड्रोजन क्या था, -1 की फॉर्म में। ये देखिए +1 से 0 हो गया, -1 से 0 होगा, एक का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन, ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल सही, पहले रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो इसने पूछा है कि कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, हमें वो बताना है। पहली तो है। अब सेकंड है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला था पोटेशियम KClO3। ये होता है, जब ये डिकम्पोज होता है तो ये बनता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का यहाँ क्या होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। KCl में के का क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है आयनिक बॉन्ड बनाते हुए, तो +1 है इसका। और क्लोरीन क्या, -1 होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये -1 की स्टेट में है। अब KCl में क्या है, KCl में देखिए, जो पोटेशियम है वो तो +1 में ही रहता है हमेशा, तभी वो स्टेबल हो पाता है। ऑक्सीजन हमारा -2 में रहता है, तो Cl का पता कर सकते हैं हम। जो टोटल है वो तो 0 रहता है, जो टोटल हमारा ऑक्सीडेशन है वो 0 रहता है हमेशा किसी भी कंपाउंड का जो स्टेबल होता है। इंडिविजुअल का अलग-अलग होता है। तो इसका +1 हो गया है और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं जिसमें -2 है हर एक का, -2 × 3 -6 हो गया है। +1 है, -6 है, अगर इसको हम कैंसल आउट करें तो क्लोरीन का कितना होना चाहिए, +5 होना चाहिए, तभी ये कैंसल आउट होगा। +5 +1 6 और -6 0, तभी 0 होगा। तो इसका मतलब क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन का है +5। तीनों की ऑक्सीजन पता चल गई। अब देखिए, अब हमें देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। पोटेशियम +1 से +1 नहीं है, कुछ नहीं हुआ। क्लोरीन +5 से -1, रिडक्शन हो गया भयंकर 6 पॉइंट का। और ऑक्सीजन -2 से 0, ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये तो रिडॉक्स रिएक्शन
हो गई, बिल्कुल ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। सेकंड भी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन एस्टेब्लिश हो गई। अब तीसरे के बारे में बात करते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। देखिए, हमें लग रहा है कि डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड क्या होगा? डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड क्या है? डाइहाइड्रोजन, 2 H, 2 हाइड्रोजन, मोनोऑक्साइड 1 मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। H2O को ही बोल रहा है ये, हाइड्रो H2O का डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? H2 प्लस O2 बनाता है और ये रिडॉक्स रिएक्शन है। हमने देखो ये पढ़ चुके हैं पहले ही। H2O में H2 और O2 बनता है, +1 होता है, इसे 0 हो गया, -2 से 0 हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन है बिल्कुल। एग्जाम्पल पढ़ा तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, तीनों रिडॉक्स रिएक्शन है। बची कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है इसका डिकम्पोजिशन। इसके बारे में अगर पढ़े देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये किस में टूटती है? CaO में और CO2 में। पीछे से देखते हैं, CO2 में ऑक्सीजन का -2 है, तो -2 मल्टीप्लाई 2 -4, तो कैंसल आउट करने के लिए इसका कार्बन का क्या होगा? +4 होगा जरूर, तभी कैंसल आउट होगा। तो कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2। और यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है हमेशा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेती है, -2 है। अब कंपाउंड में देखते हैं, कंपाउंड में कैल्शियम का तो +2 रहता है हमेशा और ऑक्सीजन का हमेशा -2 रहता है। -2 मल्टीप्लाई 3 -6 होगा और +2 तो हमारे पास है, कैंसल आउट करने के लिए +4 होना चाहिए, तो कार्बन का +4 होगा इसका मतलब। तो तीनों आ गया हमारे पास, आ गया ऑक्सीजन, +2 +4 +2। क्या किसी की ऑक्सीजन बदली है डिकम्पोजिशन के बाद? इसकी +2 थी, +2 ही है। कार्बन की +4 थी, +4 ही है। ऑक्सीजन की -2 थी, -2 ही है। किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ये सिर्फ एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, फोर्थ क्वेश्चन। बाकी तीनों में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है। आई होप आपको जो रिडॉक्स रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सही से समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हेड ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI, लोकेटेड इन, कहाँ पे इसका हेड ऑफिस BCCI का? BCCI का हेड ऑफिस है मुंबई में। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है और वहाँ पे एक जगह है चर्च गेट, जहाँ पे BCCI का हेडक्वार्टर्स है। और देखा, और एक रोचक बात ये है कि जो BCCI है पूरे वर्ल्ड का वेल्थीएस्ट क्रिकेट बोर्ड है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग क्रिकेट बोर्ड है, जैसे पाकिस्तान का PCB है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट बोर्ड है, MCB। ऐसे इंडिया का BCCI है। एक पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये पूरे वर्ल्ड सारी कंट्रीज का मिला के। तो जो BCCI है वो ICC से ज़्यादा वेल्दी है। ICC के पास भी इतना पैसा नहीं जितना BCCI के पार्ट है। इसका रीज़न ये है कि इंडिया में जो क्रिकेट है वो इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है और अलग अलग लीग्स होती रहती हैं, IPL होता है, इनसे जिससे बहुत पैसे कमाते हैं, तो BCCI बहुत ज़्यादा फेमस है और इसका बहुत दबदबा है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट पे और वेल्दीएस्ट भी है। बात कर लें कि BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? BCCI के प्रेसिडेंट है रॉजर बिनी। रॉजर बिनी हमारा 1983 जिसमें वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में, उसमें उसकी स्क्वाड में एक प्लेयर थे रॉजर बिनी, जो BCCI के हेड प्रेसिडेंट है फिलहाल। और ICC का प्रेसिडेंट भी एक इंडियन ही है, जय शाह, जो कि अमित शाह जी का लड़का है। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर जो है मोदी गवर्नमेंट में, उनका लड़का है जय शाह, वो ICC के प्रेसिडेंट है। जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? अगर हम गेस करें तो हमें लगेगा इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, क्योंकि भाई इंग्लैंड से ही जन्म हुआ क्रिकेट का, लंदन इंग्लैंड में होना चाहिए हेडक्वार्टर। लेकिन इसका हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में नहीं है, पहले था। अभी इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, UAE में। पहले 1909 से लेकर 2005 तक इसका जो हेडक्वार्टर था वो लंदन इंग्लैंड में रहा, लेकिन 2005 में इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया और फिलहाल ICC का करंट हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में, दुबई UAE में। किसी को गैस करना हो तो जरूर लंदन करेगा, लेकिन नहीं, फिलहाल उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज वॉन बाय लता मंगेशकर इन द ईयर 2001? 2001 में कौन सा अवार्ड जीता था लता मंगेशकर ने? अब ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि लता मंगेशकर जी हमारी आइकॉनिक सिंगर रही हैं और उन्होंने इनमें सब अवार्ड जीते हैं। पद्म विभूषण अवार्ड भी जीता है, भारत रत्न भी जीता है, फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी जीता है। तो 2001 में कौन सा अवार्ड जीता है वो बताना थोड़ा कठिन है, लेकिन हाँ, क्या करें, हम बता देते हैं कि उन्होंने 2001 में भारत रत्न अवार्ड जीता था।
बाकी पद्म विभूषण के अलावा उन्हें पद्म भूषण भी मिला है। ये तीनों अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, विभूषण, ये अलग-अलग फ़ील्ड में दिए जाते हैं, जो भी अपने फ़ील्ड में बहुत अच्छा करता है। सिविलियन ऑनर अवार्ड है ये, और इन इस सब के कैटेगरी वाइज़ रैंकिंग करें तो सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता बोलते हैं इसे। पद्म विभूषण भी होता है, पद्म भूषण भी होता है, 3 अवार्ड ये मिल चुके हैं, किनको? लता मंगेशकर जी को। ये 1969 में इन्हें पद्म भूषण मिला था, 1989 में इन्हें पद्म विभूषण, सॉरी 1999 में इन्हें पद्म विभूषण मिला, और 2001 में इन्हें ये भारत रत्न मिला। बाकी बात करें फ़िल्म फेयर अवार्ड की, दादा साहब ये सिनेमा से जुड़े हुए अवार्ड हैं। ये अवार्ड भी इन्हें मिल चुके हैं। जो फ़िल्म फेयर अवार्ड है, वो हर साल दिया जाता है। फ़िल्म फेयर नाम की एक ऑर्गनाइज़ेशन है, सिनेमा की, ये प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन है। हर साल ये फ़िल्म फेयर लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देती है, और इस अवार्ड को पहले राज कपूर अवार्ड भी बोलते थे। राजकुमार जो हमारे सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर है, उसके नाम पे रखा गया है इस अवार्ड का नाम, राज कपूर अवार्ड बोलते थे। बाद में इसका नाम चेंज करके फ़िल्म फेयर अवार्ड रख दिया गया है। ये फिलहाल 2024 में ये अवार्ड मिला है डेविड धवन जी को। डेविड धवन, वरुण धवन के पिताजी, जो कि एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, उनको मिला है। और 1991 में पहला अवार्ड मिला था फ़िल्म फेयर का, किनको? अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन जी को मिला था फ़िल्म फेयर लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फ़िल्म फेयर नाम की मैगज़ीन है, वो इस अवार्ड को देती है, प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन है। मेन है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये अवार्ड कोई प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन नहीं देती, ये अवार्ड देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये भी हर साल देती है इंडियन सिनेमा में, जो जिनका इंडियन सिनेमा में बहुत ज़्यादा योगदान है। 1969 में ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था, और ये दादा साहब फाल्के जी की याद में दिया जाता है। ये दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने पहली मूवी इन्होंने बनाई थी इंडियन सिनेमा में, फुल लेंथ मूवी, फर्स्ट फुल लेंथ मूवी, और मूवी का नाम क्या था? मूवी का नाम था राजा हरीशचंद्र, और ये कब बनाई थी उन्होंने? 1913 में बनाई थी। तो उस टाइम पे उन्होंने ये मूवी बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, फुल लेंथ मूवी, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडिया बोलते हैं, और उनके नाम पे दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है हर साल। 2024 में इनके रिसेंट रेसिपिएंट कौन है? मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को ये अवार्ड मिला है। तो फ़िल्म फेयर अवार्ड रिसेंट किसको मिला है? डेविड धवन को, पहला 1991 में अमिताभ बच्चन को मिला था। दादा साहब अवार्ड 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। बाकी हर साल किसी ना किसी एक्टर एक्ट्रेस को मिलता रहता है, इतना साहब याद नहीं रख पाओगे आप, रिसेंट याद कर लीजिए बस, रिसेंट किसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहन वीणा प्लेयर, आखिरी क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। पंडित विश्व मोहन भट्ट वोन द डैश अवार्ड इन द ईयर 1994। मोहन वीणा क्या होती है? मोहन वीणा जो होती है, ये गिटार का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गिटार, गिटार का ही मॉडिफाइड वर्जन है ये। और इसको पंडित विश्व मोहन भट्ट ने ही इसको बनाया था, मोहन वीणा को। इसी के लिए इन्हें अवार्ड मिला था, इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था इसके लिए। ग्रैमी अवार्ड जो है कि म्यूजिक की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो ग्रैमी अवार्ड है। ग्रैमी अवार्ड कहाँ पे दिया जाता है? यूएसए में दिया जाता है। यूएसए ऑर्गेनाइजेशन है नारस, NARAS, नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस। नारस नाम की एकेडमी है जो यूएसए में जो ये अवार्ड देती है, ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड जितना किसी भी म्यूजिक प्रोड्यूसर या म्यूजिक से रिलेटेड बंदे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था 1994 में। और फर्स्ट इंडियन जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था पंडित रविशंकर। पंडित रवि शंकर, जो कि सितार प्लेयर थे। ये पहले इंडियन थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। आपने हनी सिंह का गाना भी सुना होगा जिसमें वो बोलता है कि ग्रैमी ले आऊँगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं है उनको भी ग्रैमी अवार्ड। उसके अलावा ग्रैमी अवार्ड इंडिया से किन-किन ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? ज़ाकिर हुसैन ने जीता है, तबला प्लेयर थे जो। AR रहमान ने जीता है। स्लमडॉग मिलियनेयर एक मूवी बनाई थी, उसमें जो गाना बनाया था जय हो, उसके लिए, इसके लिए इन्होंने ऑस्कर भी जीता है। और शंकर महादेवन जी ने जीता है ग्रैमी अवार्ड,
जिन्होंने वो गाना गाया ब्रेथलेस गाना, एक ही साँस में जो 3-4 मिनट का गाना गा रखा है। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है इंडिया की तरफ से, और इस क्वेश्चन्स का आंसर ग्रैमी अवार्ड ही होगा जो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने जीता था। मोहन वीणा प्लेयर थे जो, उन उसके वो जो कि मॉडिफाइड वर्ज़न है गिटार का। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अगले फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।